ओके चलिए फिर आज शो में मेरा साथ आशीष देंगे। आशीष गुड आफ्टरनून। और भारतीय मार्केट्स के लिए आज फिर एक रेजिलियंस, डाउन बट नॉट आउट। और एक चीज़ जो क्लियर है कि भारतीय मार्केट्स ने फिर एक बार आउट परफॉर्म किया। और आज एक सुबह एक व्यू भी था कि हम शायद कम गिरें और जब चले तो ज़्यादा चले। और एक चीज़ है, कंसिडरिंग इस तरीके के ग्लोबल क्यूज़ थे, भारतीय मार्केट्स ठीक ठाक रही। भारतीय मार्केट्स पे कुछ बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है नहीं, मतलब 100 पॉइंट तो निफ्टी किसी अच्छे दिन भी गिर सकता है, तो इसमें कोई तकलीफ नहीं है। एडवांस डिक्लाइन देखिए, सुबह हम खुले 1:3 पर और अब हम ऑलमोस्ट 1:1 पर आ गए। एडवांस डिक्लाइन में काफ़ी सुधार है। और दो तीन चीज़ हुई हैं, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ने एग्जैक्टली उस सपोर्ट 1 को रिस्पेक्ट किया जिसकी आज सुबह हमने स्ट्रैटेजी में चर्चा की थी। और ऑयल रिलेटेड प्लेस, इस पर मार्केट ने लैच ऑन किया, चाहे वो पेंट स्टॉक्स हों, एविएशन स्टॉक्स हों, एफएमसीजी स्टॉक्स हों, ओएमसी, टायर्स, पिडिलाइट, सभी के सभी स्टॉक्स ने शानदार आज आपको आउट परफॉर्मेंस दिखा थी। एफएमसीजी इंडेक्स इनफैक्ट अब इस समय डे हाई पर। आशीष गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। बिल्कुल बढ़िया सेशन प्ले आउट हो रहा है। एक इंपॉर्टेंट दिन था जब ग्लोबली मूड माहौल खासा बिगड़ा हुआ था। यूएस से बहुत खराब प्रॉफिट टेकिंग का हैंडओवर मिला था। तीनों बेंचमार्क्स 1.5 से 3.5% गिरे हुए थे। गिफ्ट निफ्टी तगड़े प्रेशर के साथ खुलने की इंडिकेशन दे रहा था, पर बढ़िया है, टेस्ट में पास होते हुए रेजिलिएंट फिर से बायेंट फिर से भारतीय बाजार। और आज सुबह वाकई ये चर्चा हुई थी, पहला सपोर्ट था 25,150 का, वो मेंशन था अगर उन जोन्स के आसपास आ रहा है, लोज के आसपास थम रहा है शुरुआती ट्रेड में, तो खरीदारी करने के मौके होंगे। आज इंट्राडे लोज मेरे ख्याल से एक समय ऑलमोस्ट 200 पॉइंट तक भारतीय बाजार दबाव में था। 195 या 200 पॉइंट के आसपास की कमजोरी थी, और अब वहां से देखिए आप 100 पॉइंट के आसपास की बढ़िया रिकवरी। तो वो क्रूशियल बेस 1 उसको रिस्पेक्ट करता हुआ वो हमारे बाइंग टेरिटरी पर आकर बढ़िया सपोर्ट लेकर मूव करता हुआ इस समय भारतीय बाजार। वैसे ग्लोब ऐसा कुछ नहीं हुआ है, ग्लोब ऐसे ही दिक्कत में है। कल का हैंडओवर खराब था। आज सुबह इस समय के यूएस मार्केट्स का प्रदर्शन जो फ्यूचर्स दिखा रहे हैं, वैसे ही 1/3 से 2/3% दबाव के साथ ही खुलेंगे। एशिया वैसे ही पेन में नजर आएगा आपको, लेकिन ये हमारा रेजिलियंस है। तो अपने वो बढ़िया सपोर्ट अपने बेस के आसपास आके घूमे, शुरुआती ट्रेड में वही जोन्स पे आए, रिस्पेक्ट करा उन जोन्स को, फिर मूव करते हुए नजर आए। पहले निफ्टी 50 आज दिन की चाल के बाद अब का आकलन क्या है, और आज के सेशन को अब तक कैसे देख रहे हो आप? बिल्कुल, देखिए आशीष, अगर हम यहाँ बंद हो गए तो बहुत शानदार क्लोज है। अगर यहाँ बंद हो गए तो मतलब एग्जैक्ट आपने आज का लो 10 डेमा पर इसका मतलब सपोर्ट लिया। 25,000 से 25,100 हमारा बाय जोन था कि 10 डेमा पर लीजिए, 20 डेमा का स्टॉप लॉस लगाइए। अगर तो ये ट्रेड चल गई तो पोजिशनल होगी फिर ये ट्रेड। फिर आपको देखिए, जब हम इतने ज़्यादा ख़राब ग्लोबल क्यूज़ पे नहीं गिरे तो मुझे नहीं लगता कि कल हम कोई इंक्रीमेंटल बहुत ज़्यादा रिएक्ट करेंगे, अनलेस यूएस मार्केट कंप्लीटली कोलैप्स करना चाह रही है, जो कि मेरा बेस केस नहीं है। अब नैस्डैक कल 4% नीचे था, अब आज क्या होगा? मुझे लग रहा है थोड़ी रिकवरी आएगी या मैक्सिमम आधा 1% और गिर जाएगा, लेकिन वो हम पचा चुके हैं। तो उस हिसाब से 25,000 से 25,100 अभी भी मैं कहूँगा बाय जोन है। हो सकता है हम एक बार रिविजिट करें इसको, क्योंकि मार्केट में कई बार क्या होता है, जब इस तरीके के लोज बनते हैं वो एक बार टेस्ट दोबारा होते हैं। पॉसिबल है उसको कल परसों में, अगर स्पेशली ग्लोबल क्यूज वीक रहे तो दोबारा टेस्ट कर लें हम। लेकिन एक टेस्ट मार्केट का क्लियर है कि आपको 10 डेमा के आसपास बाय करना है और एक 20 डेमा के आसपास 24,800 के आसपास एक स्टॉप लॉस रखना है। ये इस समय निफ्टी पर मेरी अप्रोच होगी आशीष। ओके, ये है निफ्टी 50 का अप्रोच। सुबह की स्ट्रैटेजी ब्यूटीफुली वर्कआउट करती हुई इस समय के फ्रेश लेवल्स आपकी स्क्रीन पर। हाँ, यूएस में इन्फ्लेशन कंफर्टिंग था, वो पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के लास्ट आंकड़े आए थे, वो इनलाइन थे, नीरज वाजपेयी बता के गए थे। अब दूसरे इंपॉर्टेंट आंकड़ों का सिलसिला शुरू होगा, वो है जॉब मार्केट रिलेटेड। आज शाम को जैसे जोल्स ओपनिंग के डेटा आना है, कल इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स, और परसों क्योंकि पहला फ्राइडे होगा नए महीने का, तो पूरी जॉब्स रिपोर्ट सामने आएगी। तो अब जॉब मार्केट्स का आंकलन नेक्स्ट वीक ध्यान रखिएगा। फेड की वो 2 दिनों की अहम बैठक सामने खड़ी, तो उससे पहले ये इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट्स हमारे सामने आ रहे हैं। अब निफ्टी बैंक की तरफ मूव करा जाए। निफ्टी बैंक इस समय दिखाइए जरा डायरेक्टर साहब स्क्रीन पे, आधे % का दबाव, 250-260 अंकों की कमजोरी के साथ ट्रेड। वैसे ठीक है, एक समय 400 450 इनिशियल डिप 450 पॉइंट के आसपास के थे। इन टैंडम विद निफ्टी बैंक लोअर लेवल से रिकवर होता हुआ हाफ वे थ्रू। आज निफ्टी बैंक की वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स की एक्सपायरी सामने खड़ी है।
वैसे कल फिर निफ्टी ने मजे दे दिए थे। निफ्टी बैंक कैसा लग रहा है उस एक्सपायरी ट्रेड से पहले? बिल्कुल, देखिए जो 51,200 टू 51,300 पर एक हमारा बाय जोन था, अभी तक तो उसको रिस्पेक्ट करा है बैंक निफ्टी ने 51,100 के स्टॉप के साथ। आई थिंक वही रहेगी स्ट्रैटेजी आशीष यहाँ पर, कि इस जोन में ही बाय करने की कोशिश करें। अगर बैंक निफ्टी यहाँ बंद हो जाता है तो मैं कहूँगा कि फिर पोजिशनल कंफर्ट मिलेगा बैंक निफ्टी में। अगर हम डे हाई के आसपास बंद होने लगे तो 51,500 पर बहुत बड़ा कॉल राइटर बैठा है, तो वो इतनी आसानी से नहीं निकलेगा। लेकिन अगर किसी तरीके से आपने उसको क्रॉस कर लिया और उसके ऊपर बंद हो गए तो फिर आपके लिए एक अच्छा वापस एक मौका है। 51,300 से 51,400 के बीच अब एक बाय जोन है यहाँ पर। अब वो सुबह वाला 51,100 से 51,200 तो शायद ना मिले आपको, और एक स्टॉप लॉस होगा 51,200 का। अच्छा, आज थोड़ा सा कंफर्ट बैंक निफ्टी में रिलेटिवली ज़्यादा इसलिए भी था क्योंकि आईटी पर हमें पता था कि प्रेशर आएगा इसके लिए। लेकिन अब निफ्टी भी इन टेंडम काम कर रहा है क्योंकि आईटी ने रिकवरी स्टार्ट कर दी है, लोअर लेवल से अच्छी रिकवरी आईटी में। उसके अलावा एफएमसीजी अच्छा काम कर रहा है, और एफएमसीजी में देखिए लीवर किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है। आज एक्चुअली बताऊँ ना, आज दिन अच्छा है। आज मार्केट ने आपको इंटरडे में कमा के दिया है। बाकी दिन में क्या हो रहा है, आप 2 दिन देखिए, 2 दिन मार्केट ने आपको कमा के नहीं दिया। आज आपको मार्केट ने कमा के दिया। आप लीवर देखिए, आप मैं कहूँगा एशियन पेंट्स का इंटरडे चार्ट देखिए, आप एचपीसीएल का इंटरडे चार्ट देखिए। ये वो सारे स्टॉक जो हमने सुबह डिस्कस करे थे कि आज क्रूड के गिरने की वजह से इनको फ़ायदा मिलेगा, उन्होंने आपको आज इंटरडे में पैसा कमा के दिया है। तो ये एक अच्छी चीज़ है मार्केट के लिए। निफ्टी ने आपको आज इंटरडे में कमा के दिया है। आपने जहाँ खरीदा वहाँ ले लिया, तो निफ्टी ने आपको 100 पॉइंट तो कोई नहीं ले पाया होगा, 70-80 पॉइंट तो दे दिया। आज हमारी सुबह ये बात हुई थी कि 70-80 पॉइंट की स्विंग मिलेगी, उससे ज़्यादा स्विंग नहीं मिलेगी। तो आज दिन अच्छा है मार्केट के लिए। बस यहाँ बंद हो जाए, देखिए ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि नॉर्मली ऐसे दिन पर एक सेकेंड डिप भी आती है। तो अगर सेकेंड डिप ना आए और हम यहाँ पर बंद हो जाएं तो बहुत बड़ा पॉजिटिव होगा मार्केट के लिए। बिल्कुल ठीक है। निफ्टी पे जैसे बात हुई थी पहले बेस के आसपास थम रहा है तो खरीदना, ऐसे ही सुबह निफ्टी बैंक पे बात हुई थी कि 200 से 300 के जोन्स को अगर होल्ड कर लेता है तो 51,100 के स्टॉप के साथ खरीदना है। उस ट्रेड में भी आपने बढ़िया कमाई करी है। हमने आज के इंटरडे लोज उसी जोन्स के देखे हैं। 51,200 से 300 की बात हुई थी, प्रिसाइसली वो 250-260 का जोन्स आज का इंटरडे लो है, और वहां से रिकवरी का ट्रेड प्ले आउट हुआ है। दोनों पॉकेट्स पे बेस पे रिस्पेक्ट, खरीदारी करने के कॉल ब्यूटीफुली इस कमजोर बाजार में भी वर्क करते हुए। प्लस ये बात सही है, क्रूड रिलेटेड कितने स्टॉक्स सुबह डिस्कस हुए, और आज राइट फ्रॉम द वर्ड गो बाजार में वो दिखने लगा था कि आज सुबह से वो क्रूड रिलेटेड स्टॉक्स जब मूव करना शुरू करे तो लगने लगा था कि यार नहीं, इंडिविजुअली तो स्ट्रेंथ है, ऐसा नहीं कि चारों तरफ मुनाफा वसूली का दबाव आ रहा है। वहीं से कॉन्फिडेंस शायद स्ट्रीट का बड़ा होगा। कोई एशियन पेंट स्टॉक सब पे चर्चा हुई थी, क्या मूव्स आए उन सब में। खैर, इस समय के ट्रेंडिंग स्टॉक्स दिखाता हूं, उसके बाद बताऊंगा इस शो में हम लोगों ने क्या क्या प्लान कर रखा है आपके लिए। डायरेक्टर साहब जरा ट्रेंडिंग स्टॉक्स का स्टिंग दिखाइएगा। ये हैं तेजी के ट्रेंडिंग स्टॉक्स। एशियन पेंट्स याद सुबह का बिग स्टॉक्स की कड़ी में शुमार स्टॉक था, 2.5% के अपमूव के साथ इस समय ट्रेड करता हुआ। और एशियन पेंट्स वैसे चर्चा करेंगे 2700 और लेवल से अब धीरे धीरे करके आप देखिए 3200 प्लस पे वापस आके खड़ा हो गया है। वही कंपटीशन है, सब कुछ वही है, लेकिन 400-500 रुपए लोस से रिकवरी दिखा रहा है। ग्रासिम पेंट स्टॉक है वैसे ये भी 0.25% का उछाल। HUL जिसकी अभी चर्चा हो रही थी 1.5% का अपमूव इसमें, और अपोलो हॉस्पिटल, FMCG, फार्मा अच्छे मूव दिखाते हुए, क्रूड के डेरिवेटिव्स अच्छा मूव दिखाते हुए इस समय। और लीजिए बर्जर पेंट्स अच्छा मूव दिखा रहा है, HPCL अच्छा मूव दिखा रहा है, OMC सुबह इन ग्रीन मेंशन हुई थी सारी की सारी। कमजोर बाजार में 3.5% HPCL मजबूत। फार्मा में बायोकॉन, कोई ग्रैन्युल्स इंडिया अच्छा कर रहे हैं, 2.5 से 3-3.5% इन दोनों में मजबूती। पर क्या दबाव में है, क्योंकि क्रूड आज सबसे बड़ा क्यू था और $3 करेक्ट हो गया था। तो ONGC देखिए 3% के करेक्शन के साथ इस समय दबाव के साथ ट्रेड करता हुआ। कमोडिटीज लग भी रहा था जिस तरह के संकेत थे। संकेत क्या थे? चाइना में स्लोडाउन की कंसर्न्स तो चली रही थी, एड ऑन यूएस में स्लोडाउन का डर। हालांकि बहुत ज्यादा मैं उस पर आऊंगा क्यों डर लग गया था, बिना बात का बहाना बन गया था खैर एक प्रॉफिट टेकिंग का। कोल इंडिया, हिंडाल्को सब दबाव में, और विप्रो आईटी के लिए आज दिक्कत वाला सेशन हो सकता था, ये सुबह चर्चा में हुआ था। सुबह मतलब मुनाफे की तैयारी में बात हुई थी, और विप्रो देखिए निफ्टी का वन ऑफ द टॉप लूजर है आज के ट्रेडिंग सेशन में। आरबीएल बैंक पे मेरे ख्याल से मॉर्गन स्टैनली ने अपनी टारगेट्स भी सिग्निफिकेंटली रिड्यूस करें, उसका भी खामियाजा ये झेलता हुआ 3-3.5% दबाव। मॉर्गन स्टैनली की उस बैंकिंग रिपोर्ट पे आएंगे अपन आगे।
BHEL 3%, टाटा पावर 3%, कैनरा बैंक 0.3% के दबाव के साथ ट्रेड कर रहा है। खैर, इनमें से ज्यादातर स्टॉक्स पे आगे कोशिश करेंगे, एक्सपर्ट्स के साथ बातचीत करते चलें। लेकिन आगे क्या क्या है आपके लिए, एक्सपर्ट्स का एक बेहतरीन पैनल। फंडामेंटल्स पे गौरांग शाह साहब, टेक्निकल्स पे बातचीत करने के लिए गाबा सर, मानस जायसवाल, राजेश सतपुते, चंदन तापड़िया, सुदीप शाह और विकास सालुंखे होंगे। तो इन सब से आखिरी के 1.5 घंटे बढ़िया ट्रेड लेने की होगी कोशिश। अभी शुरुआत में वैसे ओपनिंग ट्रेड्स ले लूंगा, आइडियाज ले लूंगा, उसके बाद करीब 2:15 बजे के आसपास यतिन को जोड़ेंगे। CNBC आवाज की एक बेहतरीन एक्सक्लूसिव का इंतजार करिए। उसके बाद 2:20 पे आपने सुना होगा पिछले कुछ दिनों से हमारे ट्रेडिंग कॉल्स में, चर्चा में, इवन बिग स्टॉक्स में हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज आ रही हैं। और उसके लिए ब्यूटीफुली एक्सप्लेन था। अगर आपने बिग स्टॉक्स, अभी इसी हफ्ते तो बिग स्टॉक में LIC हाउसिंग फाइनेंस भी गया था, तभी मेंशन था कि बजाज हाउसिंग जो IPO आ रहा है बजाज हाउसिंग फाइनेंस का, उसके चलते ये सेक्टर हरकत में रहेगा। उसके जिस तरह के वैल्यूएशन हैं और ये लिस्टेड कंपनी जिस तरह के वैल्यूएशन से ट्रेड कर रही है, कंफर्ट देगा लिस्टेड स्पेस को। तो ऐसे में सुमित से रिक्वेस्ट करी थी कि भैया एक जरा तस्वीर पेंट कर दें, बजाज हाउसिंग वीज़ावी इसके लिस्टेड पीयर्स, साइज कैसा और वैल्यूएशन मैट्रिक्स क्या कहती है। उसके बाद इसी हाउसिंग फाइनेंस स्पेस पे शेर खान के राहुल मलानी को जोड़ेंगे। राहुल से जानेंगे स्पेस का आउटलुक कैसा और राहुल की लिस्टेड स्पेस में पसंदीदा बेट्स कौन सी हैं। 2:30 पे वेस्ट लाइफ फूड्स के MD सौरभ कालरा से जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, उसके बाद एक इंटरेस्टिंग चर्चा आपको सुनाएंगे और उसके बाद स्पेस के कुछ स्टॉक्स पे बातचीत भी हो जाएगी। BTST वो क्या 4 का चौका ट्रेड्स लेंगे इस बीच में इसके बाद। और उसके बाद 2:45 के आसपास कल आपको याद होगा सुदर्शन जुड़े थे एक बढ़िया एक्सक्लूसिव के साथ। सुदर्शन को आज फिर रिक्वेस्ट करी थी, एक मॉर्गन स्टैनली की मार्केट्स के आउटलुक पे रिपोर्ट है। सुदर्शन से वो रिपोर्ट समझेंगे और उसी रिपोर्ट पे और बाजार की चाल पे एक काम करेंगे। मेहरबून ईरानी मार्केट एक्सपर्ट जुड़ेंगे, उनसे बातचीत कर ली जाएगी। यतिन डीलिंग रूम चेक देंगे रोज की तरह और साथ साथ फिर इसी बढ़िया पैनल से BTST STBT ट्रेड्स भी लिए जाएंगे। बचा क्या, फिर शो खत्म, पैक्ड शो रहेगा एकदम आपके लिए। बिल्कुल, आज बहुत कुछ है शो में लाइंड अप, तो चलिए शुरुआत करते हैं और हमारा पैनल तैयार है हमारे साथ। आप सभी को गुड आफ्टरनून। गाबा सर बताइए इस समय का आपका ट्रेड। बिल्कुल, गुड आफ्टरनून टू यू। स्टॉक जो मैंने चुना है इस वक्त वो है बायोकॉन। ट्रेड कर रहा है 375 पर, मोमेंटम वहां है, ब्रेकआउट हो चुका। स्टॉप होगा करीब 370 का, सिर्फ 5 रुपए का। टारगेट रहेंगे 400 रुपए। इसको कल तक आप स्पिलओवर हो सकता है, BTC के तौर पे भी ले जा सकते हैं। यस, बायोकॉन पे तेजी है। बायोकॉन में बढ़िया मूव्स बनेंगे, तेजी है। 3.5% ऑलरेडी मूव दिखा रहा है, लो से लाल से हरे में आया है, बहुत अच्छे मूव्स हैं। बाबा सर कह रहे हैं खरीद लो। गावा सर ने कल परसों में कुछ कहा था, तब से ना। गावा सर याद है आपको? यस मुझे याद है। आज कहने की जरूरत नहीं है प्लीज। गावा सर बायोकॉन पे ट्रेड देते हुए। मानस, गुड आफ्टरनून। मानस, इस समय का कोई बढ़िया सा ट्रेडिंग आइडिया? गुड आफ्टरनून आशीष जी। तो देखिए, ग्रासिम पे खरीदारी करने की राय रहेगी। स्टॉक करेक्ट हो चुका था, 50 डे मूविंग एवरेज पे स्टॉक ने करीब 4-5 दिन पहले सपोर्ट लिया, फिर कंसोलिडेशन देखने को मिला और आज रैली रिज्यूम हो गई है। मेरे ख्याल से यहाँ पर करंट लेवल्स पे खरीदारी करनी चाहिए। 2720 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करेंगे। 2820 के टारगेट सेट करेंगे ग्रासिम में। अगर चाहे तो ऑप्शन ट्रेड ले सकते हैं। 2760 का कॉल ऑप्शन जो 64 रुपीज पे ट्रेड हो रहा है, वहां पे 44 रुपीज के स्टॉप लॉस से खरीदारी करनी है और 105 रुपए 105 के टारगेट सेट करने हैं 2760 के कॉल ऑप्शन में। ओके, राजेश सातपुते के पास चलते हैं। राजेश जी गुड आफ्टरनून, बताइए आपकी ट्रेड। वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन। अनुज जी, देखिए मेरी नजर सीमेंट सेक्टर पे ही है। ग्रासिम ही मेरा टॉपिक था, लेकिन ग्रासिम के बाद अगर कोई अच्छा लगता है दैट इज रैमको। लुक एट रैमको का चार्ट, बेहतरीन चार्ट है। पिछले 3 दिनों से 4 दिनों से कंसोलिडेट हो रहा है। सो इट्स अ बाय इन रैमको। स्टॉप लॉस रहेगा मेरा 835 का और जो स्विंग है उसका पहला टारगेट आएगा करीबन 855 का। अगर वो भी निकल जाए फिर मुझे लगता है कि एक बड़ी तेजी मिलेगी 880 प्लस की। तो मुझे लगता है ग्रासिम के बाद कोई अच्छा और एक अच्छा लगता है दैट इज रैम। रैमको सीमेंट रडा पे रखिए, ये बार बार हो रहा है। सतपुते साहब का आज सुबह भी वो फंसा था मामला, दोनों ने स्टॉक ले लिए थे। सतपुते साहब अगली बार आप पहले जाएंगे।
चलिए, ग्रासिम पहला था, उसके बाद रैमको सीमेंट दूसरा प्रेफर्ड पिक था खरीदारी करने का सतपुते साहब का मन। सालुंके साहब, गुड आफ्टरनून। सालुंके साहब, आज का इस समय का कोई प्रेफर्ड आइडिया? गुड आफ्टरनून आशीष जी और अनुज जी। देखो, ओवरऑल मार्केट का सेटअप थोड़ा सा साइडवाइज भी हो सकता है, लेकिन स्टॉक पे सिर्फ एक बहुत अच्छा मोमेंटम देखने मिलेगा। मुझे लगता है कि यूपीएल यहाँ पे स्ट्रॉन्ग देखने मिल रहा है। वीकली चार्ट पे इनवर्ट हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट हमने लास्ट वीक में देखा था, वहां से जो मोमेंटम है वो कैरी करते हुए देखने मिल रहा है। तो 607 608 के आसपास यूपीएल यहाँ पे ट्रेड करते हुए देखने मिल रहा है। मुझे लगता है 640 के टारगेट के लिए इसको बाय करना चाहिए। नीचे में 594 का एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट आज के दिन में और कल के दिन में हमने नोट डाउन किया था। तो 594 के स्टॉप लॉस से यूपीएल को यहाँ पे बाय करना है। 640 का टारगेट मुझे लगता है आते हुए देखने मिलेगा। ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर बहुत स्ट्रॉन्ग है वीकली और डेली चार्ट पे, तो मुझे लगता है इसको होल्ड करके लेके जा सकते हैं। तो 640 के टारगेट के लिए यूपीएल बाय करना है। ओके, यूपीएल बाय करना है 640 के टारगेट के लिए। सुदीप, गुड आफ्टरनून। सुदीप, आपकी ट्रेड? गुड आफ्टरनून अनुज। अनुज, मुझे लग रहा है कि जो क्रूड डेरिवेटिव्स का प्ले हम कर रहे हैं, जो सुबह से जो डिस्कशन हो रहा है, उसी को मैं आगे बढ़ाना चाहूंगा। और यहाँ पे मेरी पसंद की रहेगी पिडिलाइट इंडस्ट्रीज पर। पिडिलाइट इंडस्ट्रीज का यदि हम चार्ट देखें तो एक बढ़िया सा अप ट्रेंड में स्टॉक फरवरी 2024 से था, पर जून स्टार्टिंग से ये स्टॉक 3200 से लेके 3050 के एक रेंज में ट्रेड कर रहा था, एक कंसोलिडेट कर रहा था। और अब पिछले 3-4 दिन से हम देख रहे हैं जैसे ही क्रूड का जो डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया है, तो वहां पे हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन भी देखा गया है पिछले 3 दिन में, और ये स्टॉक अब ब्रेकआउट दे चुका है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे पिडिलाइट को खरीदा जा सकता है, और ऐसे मार्केट में जहाँ पे थोड़ा वीकनेस रह सकता है, शायद से कंसोलिडेट भी कर सकता है। तो एक ये बहुत ही डिफेंसिव पिक भी रहेगा। तो यहाँ पे 3200 के स्टॉप लॉस से 3320 के टारगेट के लिए मुझे लग रहा है पिडिलाइट में खरीदारी करी जा सकती है। पिडिलाइट में खरीदारी करी जा सकती है। आज सुबह के बिग स्टॉक्स वाला है, एशियन पेंट्स और पिडिलाइट दोनों रडार पे थे। पिडिलाइट इस समय भी 2% से ज़्यादा मजबूत, और इस समय सुदीप को आ रहा है पसंद। हो गए सारे ट्रेडिंग बेट्स। एक बढ़िया सा फंडामेंटल आइडिया भी ले आते हैं आपके लिए, गौरांग सर के सौजन्य से। सुप्रभात हुआ, मध्य रात्रि हुआ, भाई साहब दोपहर क्या हुआ? दोपहरी हुआ, क्या हुआ? शुभ दोपहरी गौरांग सर। कोई बढ़िया सा मजबूत स्टॉक जो आपके नजर में हो? पहले तो सभी को प्रणाम और शुभ दिन होता है, वो शुभ दोपहरी यार शुभ ऐसा कोई शब्द होता ये नहीं यतिन है। बैठे हैं मेरे बगल में, ये गलत बताते हैं। ये अगर उसको शुभ दिन बोलते हैं तो शुभ दोपहर नहीं बोलते हैं। तो शुभ दिन सभी को और सादर आफ्टरनून बोलते हैं ना अंग्रेजी में, तो गुड आफ्टरनून तो बोलते हैं ना गौरांग सर? हाँ, तो आप गुड आफ्टरनून बोलिए, मैं शुभ दिन बोलूंगा आपको। नहीं तो फिर ये शुभ दोपहर गलत है क्या? फिर गुड आफ्टरनून शुभ दोपहर गलत। शुभ दोपहर नहीं होता है मेरे भाई, शुभ दिन होता है। ये वास्तविक ये लोग गड़बड़ है। ये अंग्रेजी से हिंदी करते हैं ना, इसीलिए गड़बड़ करते हैं। गौरांग सर, ये आपकी गलती, इनकी गलती है। ये अंग्रेजी से हिंदी करने की कोशिश करते हैं। क्या आप ये बॉस को क्यों बोल रहे हैं सर? हैं? बॉस को ऐसा बोलना नहीं चाहिए। बॉस तो खुश होंगे, आप मल्टीपल प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल हैं। आज का जमाना यही है। आप बोल रहे हैं अंग्रेजी वाले हिंदी में गड़बड़ करते हैं। गौरांग सर, आपका पिक? तो एक पसंदीदा स्टॉक जो हमने आपसे ही चर्चा की थी कुछ सालों पहले, आईटीसी। आपने एक खास शो किया था 12:30 बजे दोपहर को हमारी चैनल पर, और हमने आईटीसी का जिक्र किया था। तब 180-200 के आसपास था, आज 500 के पार खड़ा है। 575 के लक्ष्यांक हमने निर्धारित किए हैं आशीष आईटीसी पर, और मेरे ख्याल से ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी आईटीसी को वहां तक पहुंचने के लिए। ये बुनियादी तर्क के आधार पर है, तो समय सीमा आपके पास अनिवार्य होनी चाहिए। ओके, आईटीसी पर नजर रखिए। चलिए, इस बीच एक बिग ब्रेकिंग आपके स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, और यतिन सिर्फ हंसी मजाक के लिए नहीं आए, इस ब्रेकिंग न्यूज़ को डिटेल में डिस्कस करने के लिए आए हैं हमारे साथ। सोना BLW क्यों पैसा रेज कर रहा है यतिन? गुड आफ्टरनून, और क्या इन्फॉर्मेशन है? तो गुड आफ्टरनून। देखिए, सोना BLW एक बहुत ही बड़ी ऑटो एंसिलरी है, और अगर हम बात करें कंपनी के फंड रेजिंग प्लान की, तो कुछ ही महीनों पहले शेयर होल्डर से लगभग 2400 करोड़ रुपए के फंड रेजिंग का अप्रूवल ऑलरेडी कंपनी ने ले लिया है। और सूत्रों के हिसाब से हमको जो जानकारी मिल रही है वो ये मिल रही है कि किसी भी वक्त इस महीने में कंपनी QIP अपना लॉन्च कर सकती है, और जो बेस अमाउंट है QIP का वो लगभग 2000 करोड़ रुपए तक हो सकता है। ऑब्वियसली जो कंपनी का केपेक्स है, क्योंकि इन्होंने अभी रिसेंटली सरकार से एक बड़ी PLI
हासिल की है। और दूसरा, इनऑर्गेनिक ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ के लिए कंपनी ये फंड जो है वो रेज करना चाहती है। हमारी जानकारी के हिसाब से कंपनी ऑलरेडी एंगेज्ड है और बातचीत कर रही है एस्कॉर्ट कुबोटा के साथ, ताकि वो उनका रेलवे फोर्जिंग बिजनेस और रेलवे इंजीनियरिंग बिजनेस एक्वायर कर सकें। तो ऑब्वियसली ये जो स्टोरी है वो दो कंपनियों के लिए है, जहां सोना BLW यानी सोना कॉमस्टार एक फंड रेज कर रहा है, और वो फंड रेज जो है एक लिस्टेड कंपनी जो कि एस्कॉर्ट्स कुबोटा है उसके एक रेल इंजीनियरिंग डिवीजन को एक्वायर करने के लिए है। ऑब्वियसली हमने जब ईमेल पे संपर्क किया तो एस्कॉर्ट से अभी तक प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन सोना BLW का ये कहना है कि ये फंड रेजिंग के लिए ऑलरेडी शेयर होल्डर अप्रूवल आ चुका है और राइट टाइम पे ये QIP लॉन्च का डिसीजन लिया जाएगा। हालांकि वो मार्केट जो स्पेकुलेशन है उस पर कमेंट करना नहीं चाहेंगे। बेहद इंटरेस्टिंग भाई। सोना BLW प्रिसीजन फोर्जिंग हो सकता है फंड रेजिंग QIP के जरिए फंड रेजिंग की तैयारी कर रहा हो और अच्छा खासा कॉर्पस जुटाता हुआ नजर आए, और शायद उस फंड रेजिंग का मूल मकसद होगा एस्कॉर्ट्स कुबोटा जो लंबे समय से अपनी रेल डिवीजन बेचना चाहता है, उसको सोना BLW खरीदे। यतिन बढ़िया, थैंक यू सो मच इस एक्सक्लूसिव के लिए। दोनों स्टॉक्स रडार पे, सोना BLW। गाबा सर आप देखो जरा चार्ट्स पे, मोटा मोटी एनुअली है दायरे में, लेकिन उस दायरे के अपर थ्रेशोल्ड को चैलेंज करने की कोशिश तो कर रहा है। कैसा लग रहा है स्टॉक? सोना कॉम्स देखा जाए तो 708 के आसपास ट्रेड कर रहा है, बाई मोड पर है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन 680 पर है। एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से देखें तो 680 ठीक है, अपमूव ऑन है। कहां तक जा सकता है? 750 760 भी जा सकता है, क्योंकि अपमूव ऑन है। तो एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्ट होते रहेंगे एंड बाई डिप्स सोना कॉम। ओके, सोना कॉम इसमें बाय। गौरांग सर, ये एस्कॉर्ट्स, गुड आफ्टरनून, इस पर क्या व्यू होगा आपका? आपको भी शुभ दिन अनुज भाई हमारी तरफ से। तो एस्कॉर्ट्स कुबोटा पर पहले तो खरीदारी की राय थी, लेकिन हमारे लक्ष्यांक आ चुके थे तो हमने फिलहाल मुनाफा वसूली की राय दी है एस्कॉर्ट्स कुबोटा पर। एस्कॉर्ट्स कुबोटा पे मुनाफा वसूली का कॉल, क्योंकि लॉन्ग टर्म टारगेट्स अचीव होते हुए। तो ऐसे में चार्ट्स के समीकरण समझ लिए जाएं। मानस, कैसा लग रहा है स्कॉट्स चार्ट्स पे? देखिए, अगर हम एस्कॉर्ट्स की बात करें तो यहाँ पे स्टॉक करेक्ट हो चुका है। 100-day मूविंग एवरेज पे स्टॉक ने सपोर्ट किया है। तो अब केवल इंतजार करना है एक बार 20-day मूविंग एवरेज को रीगेन कर ले। तो 3840 वो इस तरह ध्यान रखिए। अगर 3840 के ऊपर निकले तभी खरीदारी करें, लेकिन अगर आपने लॉन्ग पोजीशन ऑलरेडी बनाई हुई है तो आज के लोज के नीचे स्टॉप लॉस लगाना है। 3740 के नीचे स्टॉप लॉस लगा के चलिए। ओके, ये हो गई वो आवाज की बिग एक्सक्लूसिव। सोना BLW QIP के जरिए फंड रेजिंग, और इवेंचुअली शायद उस फंड रेजिंग का मकसद एस्कॉर्ट्स कुबोटा के रेल डिवीजन को एक्वायर करना। देखते हैं अभी न्यूज कैसे आगे अपडेट्स सामने आते हैं। अब आइए कुछ इंटरेस्टिंग स्टॉक्स पे। बर्जर पेंट्स आज सुबह चर्चा में था, एशियन पेंट्स, पेंट स्टॉक्स, क्योंकि क्रूड करेक्ट हो गया था। और बर्जर पेंट्स के मूव देखिए आप, 3.5% का उछाल, ओपन इंटरेस्ट में 10% बढ़त, अच्छे खासे लॉन्ग्स ऐड होते हुए बर्जर पेंट्स में इस समय नजर आएंगे। सुदीप, तेजी करने का मन, क्योंकि आपने पिडलाइट भी चुना था जो कि ले दे के थीम वही है। बर्जर पेंट्स कैसा स्टैकअप हो रहा है? सुदीप, अनम्यूट करना होगा हमको जी। आशीष जी, मुझे लग रहा है ये पूरा पेंट का जो थीम है, पूरा क्रूड डेरिवेटिव का थीम है, मुझे लग रहा है यहाँ पे एक बढ़िया मोमेंटम बन रहा है। और क्रूड का जो प्राइस है, वो जो ट्रेजेक्टरी है वो नीचे की तरफ है, वो अचानक से वापस स्पॉट नहीं करेगा। तो ये एक ट्रेंड समझ के ही मेरे हिसाब से ये स्टॉक्स में बाइंग हो रही है, और ये थोड़े लंबे ड्यूरेशन के लिए हो रही है। और यदि हम बर्जर पेंट्स का चार्ट देखें तो जनवरी 2024 में ये पिछली बार 600 के करीब था, उसके बाद और एक बार मार्च में आया था, पर फिर एक बहुत बड़ा फॉल आया था। अब फिर से ये 600 की तरफ, तो ये ट्रिपल टॉप के नजदीक अब आ रहा है। और जो हिसाब से मोमेंटम है ये सारे स्टॉक्स में, मुझे लग रहा है एक बढ़िया सा अपमूव यहाँ पे ब्रेकआउट आ सकता है अबाउट 602। तो ओवरऑल तेजी है, 602 के ऊपर एग्रेसिवली भी पोजिशनिंग कर सकते हैं। और 580 के स्टॉप लॉस के साथ 630 से लेकर 645 के टारगेट्स आने वाले कुछ 1 से 2 सप्ताह में यहाँ पे ये स्टॉक में आ सकता है। ये एक पोजिशनल ट्रेड रहेगा, ना कि इंट्राडे। ओके, पोजिशनल ट्रेड है ना कि इंट्राडे, लेकिन बहुत बढ़िया मूव। पर आज लॉजिकली इस पे चर्चा हुई थी, बिल्कुल सटीक पड़ा, क्योंकि क्रूड बहुत अच्छा करेक्ट हुआ था। पर ये पेंट ठीक है, अभी क्रूड के चलते रिकवरी का ट्रेड, लेकिन एक्चुअली एशियन पेंट के साल के चार्ट वगैरह खोलिएगा, वो कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी, ग्रासिम में वो बिरला ओपस का आना, वो सब
अब इंटेंसिटी रिड्यूस हो रही है क्या? अब आप इस स्पेस को कैसे देख रहे हो? ये कुछ सेंस बन रही है। अच्छा आशीष, क्या होता है ना, हम रिसेंसी बायस में का शिकार हो जाते हैं। ये क्या होता है? जो लास्ट के 2-3 दिन का प्राइस मूव है वही हमारे दिमाग पे रहता है। अब बर्जर पेंट्स है, बर्जर पेंट्स का हाई 711 रुपये था 2021 में। 2021 में 721 रुपये इसका प्राइस था। और एशियन पेंट्स का जो हाई था वो करीब 3400 रुपये करीब था। ये 2022 में था। तो 3 साल निकल गए, 3 साल में कोई प्राइस एक्शन नहीं है। और 3 साल में ऐसा नहीं है कि अर्निंग्स डीग्रोथ हुई हैं, अर्निंग्स ग्रो हुई हैं। तो जो इन स्टॉक्स में जो डिक्लाइन आई थी उसका कारण था वैल्यूएशन डी रेटिंग बेसिकली। आई थिंक पहली बार जब से मैंने अपना करियर की शुरुआत की है, मैंने एशियन पेंट्स को इस वैल्यूएशन पर ट्रेड करते हुए देखा है। वरना वो उसकी एशियन पेंट्स की प्राइस टू अर्निंग्स का जो ग्रोथ है वो हमेशा उसके ईपीएस ग्रोथ से ज़्यादा रहा है। पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ है, इतिहास में मतलब एटलीस्ट जितना हमने मार्केट ट्रैक करा है, कि उसकी जो पी की ग्रोथ है वो उल्टा उसकी प्रॉफिट ग्रोथ से कम रही है। आई थिंक मार्केट को अब ये लग रहा है कि शायद वो डी रेटिंग खत्म हुई है। तो ये वाला जो आप रैली देख रहे हैं पिछले 2-3 हफ्ते से, ये वो वाली रैली है। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, नंबर्स पे इम्पैक्ट तो आया था और अभी तो शायद नंबर्स पे इम्पैक्ट और आगे आएगा। तो उसके बाद देखते हैं कहाँ रहेगा। लेकिन बॉटम बन गया एक आई थिंक इसका चार्ट आपको बता रहा है कि बॉटम बन गया। एक और चीज़ हुई थी पिछले साल, पिछले फाइनेंशियल ईयर में पहली बार ऐसा हुआ था जब एशियन पेंट्स ने किसी फाइनेंशियल ईयर में नेगेटिव रिटर्न दिया था। ये एक ऐसी कंपनी है जिसने कोविड वाले साल में भी पॉजिटिव रिटर्न दिया था और उससे पहले ग्लोबल फाइनेंशियल ईयर वाले क्राइसिस साल में भी पॉजिटिव रिटर्न दिया था। इस स्टॉक ने नेगेटिव रिटर्न दिया। तो आई थिंक काफ़ी हद तक वर्स्ट प्राइस्ड इन है और थोड़ा सा एक मार्केट को ट्रिगर चाहिए था, शायद क्रूड की डिक्लाइन की वजह से वो आ गया बेसिकली। एशियन पेंट से याद आया, गुरुकुल में शायद वो चर्चा हो रही थी जब ये लास्ट वीकेंड मार्केट गुरुकुल हुआ था CNBC आवाज़ का, कि किस तरह का पेडिग्री का मैनेजमेंट और प्रमोटर्स हैं। कोविड टाइम्स में पहली ऐसी कंपनी थी जिसने अपने कर्मचारियों की वेतन बढ़ा के दिया था उन ट्राइंग टाइम्स में। बिल्कुल, तो ये सब चर्चा में आया था। खैर, अच्छा एक और चीज़, सुबह गाबा सर की पिक थी बर्जर पेंट्स, उनका 600 का टारगेट था, अभी 599.5 का हाई लगाया। अगर आप रिविजिट करना चाहें उनके साथ तो। अरे वाह, गाबा सर फुल फॉर्म में। गाबा सर, आपके सुबह के टारगेट्स अचीव्ड, फ्रेश व्यू क्या है? रेसिस्टेंस करीब है, मैं कहूंगा 610 के आसपास इंटैक्ट है। अगर किसी को कंटिन्यू करना है कर सकते हैं, 590 का मॉडिफाई करना पड़ेगा स्टॉक। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:1 अब भी है। और एक बार 610 615 दिल से पार कर लिया ऑन हाई टाइम फ्रेम बेसिस, फिर तो 650 भी जाएगा बिल्कुल। तो अब मूव ऑन है, कहीं पर कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ। आज का टारगेट अचीव हो गया, वेरी गुड। ओके गुड। चलिए। इनका वैसे बर्जर पेंट्स था, अभी मानस ने ग्रासिम दिया। मेरे ख्याल से सतपुते साहब ने आज सुबह ग्रासिम दिया था और उसका भी टारगेट अचीव हुआ। सतपुते साहब, आपका भी टारगेट अचीव हो गया ना? ऑलमोस्ट अचीव है आशीष जी। 2780 था, 2773 हुआ है। लेकिन आशीष जी ऑनेस्टली स्पीकिंग, जिस तरह से ग्रासिम में आज फ्रेश ब्रेकआउट है, रादर मैं कहता हूँ अगर किसी ने लिया तो डेफिनेटली होल्ड रखे, क्योंकि मुझे लगता है इवेंचुअली 2840 2880 के टारगेट अनफोल्ड कर रहा है। तो ग्रासिम इज स्टिल अ बाय। बिल्कुल, और जैसा अभी आशीष ने कहा, ग्रासिम भी अब पेंट स्टॉक है टेक्निकली, तो मतलब पेंट स्टॉक भी है। भी है तो इसके लिए, क्योंकि ग्रासिम का अदरवाइज तो भाई होल्डिंग कंपनी है वैसे तो अल्ट्राटेक की, तो उसका खुद का विस्कोस बिजनेस है, लेकिन अब हो सकता है उसको एज पेंट स्टॉक भी देख रहा हो मार्केट। चलिए अब बात करते हैं बजाज हाउसिंग फाइनेंस के IPO की। 6500 करोड़ का IPO 9 सितंबर को खुलेगा। इसमें कितना दम है और मोर इम्पॉर्टेंटली ये कैसे स्टैक्ड अप है इसके लिस्टेड पेयर्स के अगेंस्ट, ये बताने के लिए पहले चलते हैं सुमित के पास, फिर हमारे साथ एक एक्सपर्ट जुड़ेंगे। सुमित, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। एक मेगा IPO की तैयारी कर रहा है बाजार, स्पेशली हाउसिंग फाइनेंस स्पेस में। कुछ लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी बात की क्या ये HDFC लिमिटेड बनेगा नेक्स्ट, लेकिन नंबर्स आपके सामने रख देता हूँ किस तरह की सिचुएशन यहाँ बनते हुए दिखाई पड़ेंगी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। सबसे पहले कुछ आंकड़े। पहले IPO से रिलेटेड, ये IPO 9 सितंबर को खुलेगा, 11 सितंबर को बंद होगा। प्राइस बैंड 66 रुपये से लेके 70 रुपये के आसपास। इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि 10 रुपये की फेस वैल्यू में आपको ये जो प्राइस बैंड है वो तय होता हुआ दिखाई पड़ा है। साइज करीब 6560 करोड़ रुपए का इस IPO का। फ्रेश इशू 3560 करोड़ रुपए और OFS करीब 3000 करोड़ रुपए के आसपास यहाँ पर आता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो ये बाइफर्केशन है इस पूरे IPO का। इम्प्लाइड मार्केट कैप अपर प्राइस बैंड पे करीब 58,297 करोड़ रुपए के आसपास और लोअर एंड पे करीब 54,900 करोड़ या मोटा मोटा के लिए 55,000 करोड़ रुपए के आसपास ये मार्केट कैप बैठेगी।
हाउसिंग फाइनेंस जो बजाज हाउसिंग फाइनेंस का मौजूदा AUM है वो रफली 97,000 करोड़ रुपए के आसपास है। आखिरी HDFC लिमिटेड की जो एनुअल रिपोर्ट थी उसमें 5 लाख करोड़ की उन्होंने AUM मेंशन किया था अपना, जब मर्ज होने से पहले। इसके अलावा भी ब्रेकअप है, 57.5% के आसपास का होम लोन कारोबार से इनको आय आती है, लीज रेंटल कारोबार से 19.5% के आसपास, डेवलपर फाइनेंसिंग से करीब 11% के आसपास और लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी से रफली 10% के आसपास के रेवेन्यूज़ इनको आते हुए दिखाई पड़ते हैं। लेकिन एक अच्छी ग्रोथ इनके हाउसिंग फाइनेंस कारोबार के AUM में देखिए पिछले 4 साल में। FY22 में करीब 53,000 करोड़ रुपए के आसपास ये नंबर था, FY23 तक आते आते 70,000 करोड़, FY24 में रफली 92,000 करोड़ रुपए के आसपास नंबर, और पहली तिमाही जो FY25 की है उसमें 97,000 करोड़ रुपए के आसपास का AUM है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन वाइज ये कंपनी स्टैक्ड अप है, बाकी प्लेयर से कंपैरिजन में थोड़े बेटर साइड पर। बजाज हाउसिंग करीब 4% के आसपास के NIM, LIC हाउसिंग 3% के आसपास के NIM, PNB हाउसिंग 4% के आसपास के NIM, कैनफिन होम्स 3.5% के NIM। हालांकि एप्टस वैल्यू के NIM ज़्यादा हैं, शायद इसीलिए इसका वैल्यूएशन भी कहीं ज़्यादा है, इसलिए बाजार भी इसको बहुत ज़्यादा प्रीमियम वैल्यूएशन पर रख रहा है। बजाज फाइनेंस ग्रॉस NPA नेट NPA सबसे कम, LIC हाउसिंग फाइनेंस 3-3.5% का ग्रॉस NPA, 1.5% के आसपास का नेट NPA, PNB हाउसिंग 1.5% के आसपास से ग्रॉस NPA, 1% के आसपास का नेट NPA, कैनफिन होम करीब 1% का ग्रॉस NPA और रफली 0.5% का नेट NPA, और एप्टस वैल्यू जहां पर हायर मार्जिन है तो ऑब्वियसली बात है हायर इनके एसेट क्वालिटी में भी थोड़ा सा एक ग्रॉस NPA और नेट NPA का नंबर बड़ा रहेगा। इनकी क्रेडिट रेटिंग वाइज बजाज हाउसिंग AAA, LIC हाउसिंग AAA, कैनफिन होम AAA, PNB हाउसिंग AA+, आधार हाउसिंग AA और एप्टस वैल्यू AA-। यहाँ पर एक और नंबर में बजाज हाउसिंग फाइनेंस आपने देखा। और अब प्राइस टू बुक वैल्यू जो सबसे इंपॉर्टेंट वैल्यूएशन की समरी है, बजाज हाउसिंग फाइनेंस 3.19 प्राइस टू बुक के नंबर पर भी कामकाज कर रहा है, LIC हाउसिंग फाइनेंस करीब 2.25, PNB हाउसिंग फाइनेंस करीब 1.5 और कैनफिन होम रफली 2.5 के आसपास, एप्टस वैल्यू रफली 4.5 के आसपास। शायद इसीलिए LIC और हाउसिंग फाइनेंस में हाल फिलहाल में एक वैल्यू कैचअप है, क्योंकि बजाज फाइनेंस का एक नंबर भी आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो ओवरऑल इस तरह की फाइनेंशियल नंबर्स या सिचुएशन है, गोइंग फॉरवर्ड देखते हैं किस तरह का रिस्पॉन्स आता हुआ दिखाई पड़ता है। बहुत बढ़िया। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग IPO बजाज हाउसिंग फाइनेंस का जो मंडे को खुलने जा रहा है, और उससे पहले आपने देखा होगा कई सारी हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज, बट ऑब्वियस है सेक्टर का एक इंटरेस्टिंग प्लेयर जब लिस्ट होने आ रहा है तो सब में हरकत आती हुई, और वो प्लेयर जो लिस्ट होने आ रहा है वो रिच मूल्यांकन पे आना चाहता है। खैर पेडिग्री अलग है, प्रोमोटर बैकग्राउंड है, सब कुछ है, इसीलिए भी थोड़ा सा रिचली वैल्यूड होगा। पर उसके चलते हुआ क्या, कई सारे जैसे कि LIC हाउसिंग फाइनेंस वगैरह के चार्ट्स उठाइएगा थोड़े से 1-2 महीने के, आप देखेंगे लोअर लेवल से मूव्स अच्छे आने सब में शुरू हो गए। ऐसे में हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज ये जो पॉकेट है कैसी स्टैक्ड अप नज़र आती है, आउटलुक कैसा है, और इसमें लिस्टेड स्पेस में क्या अट्रैक्टिव लगता है। शेर खान के राहुल मलानी साहब से रिक्वेस्ट करी थी जुड़िएगा और समझाइएगा। राहुल जुड़ चुके हैं। राहुल हाय, गुड आफ्टरनून। ये पहले ये जो IPO आने वाला है उसकी पढ़ाई अभी तो बची होगी, अभी उसकी पढ़ाई नहीं करी होगी, है ना? अभी तो टाइम है उसमें। राहुल ये पूरी स्पेस हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज की कैसी लग रही है आपको? ये आउटलुक कैसा है? आप लोग बुलिश हो इस पॉकेट में या नहीं? अपडाउन सर, सो ओवरऑल हम लोगों का HFC सेक्टर के लिए एक अच्छा समय है इन्वेस्ट करने के लिए, टैक्टिकली पोर्टफोलियो ऐड करने के लिए हमारा हाउस व्यू है, क्योंकि यहाँ पे अगर देखा जाए तो वैल्यूएशंस भी रीजनेबल है और ग्रोथ आउटलुक भी स्ट्रांग है। और रिलेटिवली आप अदर बैंक्स और NBFC डाइवर्सिफाइड NBFC को देखेंगे तो वो एक नियर टर्म हेडविंड से गुजर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ मार्जिन हो या ग्रोथ हो या आप क्रेडिट कॉस्ट नॉर्मलाइजेशन सम ऑफ द सेगमेंट में देखेंगे तो वहां से एक तरीके से थोड़ा बहुत डाइवर्जेंस है प्रॉफिटेबिलिटी में और प्रॉफिटेबिलिटी चैलेंज दिख रहा है और उसकी वजह से रिटर्न रेशियोज इम्पैक्टेड है, तो वहां पे एक री-रेटिंग फैक्टर नहीं है। बट अगर आप कंपैरिजन में HFCs को देखेंगे तो यहाँ पे स्मॉलर HFCs और मिड साइज स्मॉलर HFCs 25 से 35% के स्लैब में ग्रो कर रहे हैं। उनका ग्रोथ आउटलुक इंटैक्ट है विद स्टेबल एसेट क्वालिटी। और सम ऑफ दी कंपेयर करेंगे जो हम लिस्टेड प्लेयर्स में, तो वहाँ पे लेवरेज भी कम है। तो जैसे जैसे ग्रोथ पिकअप होगा तो एक इम्प्रूविंग ROE प्रोफाइल जो है वो एक प्लस हायर ग्रोथ एक की आउट परफॉर्मेंस लाएगा स्टॉक परफॉर्मेंस में। राहुल गुड आफ्टरनून। अभी जो लिस्टेड पेयर्स हैं उनमें आपको सबसे ज़्यादा कौन सा पसंद है? एक लिस्ट आपके स्क्रीन पर थी सामने हमारे व्यूअर्स के।
LIC हाउसिंग है, कैनफिन होम्स है, आधार, एप्टस, काफ़ी स्टॉक्स हैं, PNB हाउसिंग भी है। आपकी प्रेफर्ड पिक इनमें से कौन सी होगी? स्मॉल HFCs में आधार हाउसिंग अच्छा लगता है। आधार हाउसिंग अच्छा लगता है हम लोगों को। मिड साइज में आप देखेंगे तो हम लोगों का पिक है कैनफिन होम्स। LIC हाउसिंग को हम लोग प्रेफर नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो कंटिन्यूसली मार्केट शेयर गेन कर रहा है। वो एक टेलविंड है तो और वैल्यूएशन का थोड़ा सपोर्ट है तो थोड़ा सा वो मोमेंटम दिखा रहा है। बट ओवरऑल मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव से ये दोनों नेम कैनफिन और आधार हाउसिंग और इसमें आवास भी जोड़ लीजिए तो अच्छा करेंगे मीडियम टर्म। राहुल, ये आप लोग एप्टस वैल्यू ट्रैक करते हो क्या? इंडस्ट्री के मार्जिन 3%, 4%, ये एनआईएम्स क्लॉक करते हैं 12-13%। नहीं, हम लोग ऐसा कैसे कमाल कर दिया इन लोगों ने? एप्टस हम लोग के कवरेज में नहीं है, बट अगर आप ट्रेंड देखेंगे लास्ट 4-5 साल का ट्रेंड देखेंगे तो धीरे धीरे जो सारी HFCs है उसमें आप देखेंगे तो जो नॉन सैलरीड होम लोन्स है प्लस अदर कंस्ट्रक्शन फाइनेंस है उसका प्रोपोर्शन धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है और वो थोड़ा हाई यील्डिंग प्रोपोर्शन है। प्लस आप कॉस्ट ऑफ फंड्स की साइड भी देखेंगे तो जहां RBI ने 250 बेसिस पॉइंट से रेपो रेट बढ़ाया था, बट ओवरऑल HFCs का सेक्टर का आप कॉस्ट ऑफ बोरिंग देखेंगे तो वो हार्डली 90 to 120 बेसिस पॉइंट्स बढ़ा है क्योंकि उनको NHB से लोअर कॉस्ट पे फंड्स मिलते हैं। प्लस बैंक्स की तरफ से MCLR में ट्रांसमिशंस भी कम हुए हैं। बैंक्स ने ऑलमोस्ट 180 to 200 बेसिस पॉइंट ट्रांसमिशन किया है और जितना भी ट्रांसमिशन हुआ है वो ऑलरेडी पास ऑन हो चुका है। प्लस हाई यील्डिंग सेगमेंट जैसे नॉन सैलरी सेल्फ एम्प्लॉयड हुआ प्लस कंस्ट्रक्शन फाइनेंस हुआ, ये निम्स को सपोर्ट कर रहा है। बेसिकली प्रोडक्ट मिक्स जो है वो डिफर करता है, इसीलिए इस तरह के बेहतरीन मार्जिन्स आपको नजर आ रहे हैं और इसीलिए शायद थोड़ा सा प्रीमियम भी स्ट्रीट में कमांड करती है कंपनी, जो सुमित ने अपने प्राइस टू बुक वगैरह सब दिखाए थे। खैर राहुल, बढ़िया, थैंक यू सो मच। अगर आप छोटी कंपनी जाना चाहते हैं हाउसिंग फाइनेंस तो प्रिफर्ड आइडिया है आधार हाउसिंग और मिड स्पेस में कैनफिन होम्स है शेर खान का प्रिफर्ड पिक। पर इनमें से कुछ स्टॉक्स पे क्विकली जरा चार्ट चेक, उसमें सबसे प्रोमिनेंट तो खैर LIC हाउसिंग ही है जिसकी रह के चर्चा हुई है। आज सुबह मेरे ख्याल से गावा सर आपका पिक था क्या LIC हाउसिंग? मैंने दिया था LIC या बिल्कुल। हाँ, रिकवर करा है इंट्राडे लोस से। आज मूड बिगड़ा हुआ था, लोस से रिकवरी हो रही है, क्या करना है? अब तक होल्ड है, बाय मोड पर तो LIC हाउसिंग पक्का है। 390 693 पर ट्रेड करा है, कल से ग्रीन में तो ट्रेड करा है, लेकिन मुझे लगता है अपू अब भी ऑन है। 705 720 ये टारगेट है, लेकिन थोड़ा और वक्त देंगे तो 750 भी पॉसिबल है LIC हाउसिंग में। स्टॉप होगा करीब 680 और कुछ नहीं, बाय मोड LIC हाउसिंग। ओके, चलिए अब चंदन में जुड़े हैं हमारे साथ, एक ट्रेड उनसे भी ले लें। उससे पहले एक बार जरा बैंक निफ्टी देख लें। 51,433 पर अब हम हैं। 51,500 आशीष, वहाँ पर बहुत मैसिव कॉल राइटिंग हुई है आज सुबह से। वो इनफैक्ट इवन 51,400 भी, 51,400 और 51,500 दोनों पर, और खासतौर से 51,500 पर अब 2 करोड़ का आउटस्टैंडिंग ओपन इंटरेस्ट है। 51,500 की जो आज की कॉल है 2 करोड़ का वहाँ पर अब ओपन इंटरेस्ट हो गया। 2 करोड़ बैंक निफ्टी के लिए बहुत होता है, ध्यान रखिएगा। ऑलमोस्ट आप इमेजिन करिए अगर निफ्टी में 4-4.5 करोड़ का ओपन इंटरेस्ट हो जाए, ये उस लेवल का ओपन इंटरेस्ट है। इवन 51,400 की कॉल ये भी काफ़ी एक्टिव है, लेकिन 51,500 में सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट है। चंदन, गुड आफ्टरनून। चंदन, आपकी पिक क्या रहेगी आखिरी 1 घंटे के लिए? जी नमस्कार। देखिए, कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिफेंसिव फोकस करेंगे। हालांकि बाजार का ट्रेंड इंटेक्ट है, भले ऊपर के लेवल से थोड़ा सा डिक्लाइन देखने को मिला है। कहीं ना कहीं क्रूड से रिलेटेड कंपनीज पे फोकस करेंगे या फिर FMCG पे फोकस करेंगे। मेरे यहाँ पे ट्रेड सेटअप के लिए मैं यहाँ पे फोकस करना चाहूँगा डाबर में। डाबर में आप देखोगे तो एक कहीं ना कहीं एक पोलन फ्लेक का ब्रेकआउट बन रहा है लोअर टाइम फ्रेम में। पिछले लगभग 7 दिन का कंसोलिडेटिव मूव कंप्लीट होकर एक बुलिश कैंडल बन रहा है और हल्का सा फॉलोअप होते ही एक मेजर वीकली ब्रेकआउट में काउंटर तब्दील होगा। डेटा सेटअप की बात करें तो थोड़े से लॉन्ग के बिल्टअप बन रहे हैं। सेफ्टी के साथ में लो बीटा नेम है तो बाजार ऊपर नीचे का भी यहाँ पे असर नहीं पड़ेगा। तो 638 का सपोर्ट रहेगा। ऊपर में लगभग 675 तक के टारगेट के लिए डाबर पे खरीदारी की सलाह रखेंगे। डाबर है खरीदारी करने का कॉल चंदन का। चंदन बहुत दिन से राजस्थान नहीं गए, क्योंकि चंदन राजस्थान जाते हैं तो लौट के आते हैं तो पता नहीं नाना प्रकार के व्यंजन लेके आते हैं। ये इस बार लंबा हो गया है।
आशीष जी देखिए, राजस्थान तो अब जाना कब मिलेगा मैं तो उत्सुक हूँ, बट हर वीकेंड ट्रैवलिंग रहता है। मेरे हिसाब से सितंबर में कम से कम 12 लोकेशन पे मेरे को विजिट करना है। और आशीष जी आपने पूछा इसलिए मैं आपको बताऊं कि आपके फॉलोअर राजस्थान, महाराष्ट्र, यूपी नहीं, आपके फॉलोअर साउथ में भी बहुत है। लास्ट वीक में कोची में गया था और इतने लोग CNBA से आवाज़ की बात कर रहे थे, तो आपको उसके लिए बधाई हो। नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि हम व्यंजन मांग नहीं रहे हैं आपसे, वो वैसे का वैसे ही है। इस बात के लिए थैंक यू कन्वे करने के लिए। बिल्कुल, व्यंजन की बात करें तो मैं तो एक स्टॉक बोल देता हूँ हेम्पर की जगह। बीकाजी मेरा प्रेफर्ड पिक रहा है और जिस हिसाब से प्राइस पैटर्न बना है, मोमेंटम बनना चाहिए। तो राजस्थान तो महीने 1.5 महीने बाद जाऊंगा, बट मेरे हिसाब से यदि ये स्टॉक में पैटर्न वर्क किया तो हम बीकाजी के हेम्पर की तरफ फोकस कर सकते हैं। बीकाजी का हेम्पर, बीकाजी रिसेंटली लिस्टेड स्टॉक, अच्छा किया है स्टॉक ने वैसे, और अच्छे मूव्स यहाँ पर। मीन वाइल बायोकॉन में बहुत शानदार मूव आ रहे हैं। बायोकॉन सुबह से पिक हुआ था, गावस्कर की पिक थी आफ्टरनून के शो में, और अब बायोकॉन डे हाई पर आ गया। इनफैक्ट अब बायोकॉन F&O में टॉप गेनर बनने के काफ़ी करीब है। अभी भी HPCL है टॉप गेनर, लेकिन बायोकॉन अब नंबर 2 पर, और शानदार मोमेंटम यहाँ पर इस समय ट्रेड में। चलिए अब आपको 4 का चौका का सीक्वेंस बताते हैं। चारों ट्रेड्स जो आपको मिलने वाली हैं, सस्ता ऑप्शन सबसे पहले मानस जायसवाल से लेंगे, उसके बाद F&O सुपरस्टार के लिए राजेश सातपुते, चार्ट का चमत्कार के लिए सुदीप शाह हमारे साथ हैं, और मिड कैप फंडा के लिए गौरांग सर से बात करेंगे। हमारे प्रोड्यूसर साहब याद दिला रहे हैं हमको कि फ्राइडे का हमारा स्पॉटलाइट था बायोकॉन और सिंजिन दोनों में अच्छे मूव्स थे, तो बायोकॉन चुना था हमने उस दिन। खैर मूव्स तो अच्छे हैं फार्मा में, इसमें कोई डाउट नहीं है। पूरा का पूरा सेक्टर इस समय एक शानदार तेजी में है। तो 4 का चौका लेते हैं फिर। मानस, सबसे पहले आपका सस्ता ऑप्शन ट्रेड। तो देखिए, सस्ता ऑप्शन के लिए HPCL के 450 के कॉल ऑप्शन में खरीदारी करने की राय रहेगी। जो 450 का कॉल ऑप्शन HPCL का है वो 14 रुपीज पे ट्रेड हो रहा है। इस ऑप्शन में आपको 8 रुपए के स्टॉप लॉस से खरीदारी करनी है और 30 रुपीज के टारगेट सेट करने हैं। अगर आप पैटर्न देखें तो HPCL का पैटर्न पॉजिटिव लग रहा है, हाई टॉप हायर बॉटम बन रहे हैं, और अभी कुछ मिनटों पहले ही हमें फ्रेश ब्रेकआउट भी देखने को मिला है। डिस्क्लोजर ये है कि इस ऑप्शन में हमने अपने क्लाइंट्स को भी रिकमेंडेशन दिया हुआ है। ओके, HPCL का 450 का कॉल विद डिस्क्लेमर कि क्लाइंट्स को भी रिकमेंड किया गया है ये ऑप्शन। अब चलते हैं सतपुते जी के पास F&O सुपरस्टार के लिए। सतपुते जी, क्या रहेगी आपके पिक? अनुज जी देखिए, मेरी नजर है कमिंस इंडिया पे। मुझे लगता है कमिंस में यहाँ पे स्ट्रेंथ है। कंसोलिडेशन था 3830 और 3860 पे, और ये कंसोलिडेशन ब्रेकआउट मिला है, तो मुझे लगता है मोमेंटम थोड़ा और चलेगा। तो 3840 के स्टॉप लॉस के साथ कमिंस इंडिया बाय करे। इसका टारगेट होना चाहिए करीबन 3950 से लेके 4000। ये आप सब पहले से तैयार थे क्या कि आने वाली है बारी? अभी तो टीज किया था उन्होंने, अभी ले लिया। आप सब एकदम एक बढ़िया बढ़िया स्टॉक्स निकाल के लेके आ गए। खैर मैं रिकैप कर दूंगा सारे। पहले आप चार्ट का चमत्कार के लिए सुदीप को रखिए स्क्रीन पे। सुदीप, कौन सा स्टॉक के लिए मैंने चुना है? श्याम मेटालिक्स। हमने देखा कि यहाँ पे एक बहुत बढ़िया अप ट्रेंड था पिछले 2-3 महीने में। 650 से लेके एक बार 850 तक गया था। उसके बाद पिछले 7-8 दिन में थोड़ा ट्रेंड में थोड़ा नरमाई आई थी, लेकिन यहाँ पे वॉल्यूम्स में डिप नहीं आया था। ऊपर से जो थोड़ा हल्का प्रॉफिट बुकिंग आया था, वहां पे वॉल्यूम्स में डिप नहीं आया। और आज जब एक वापस से वो पुराने ट्रेंड में स्टॉक फिर से जा रहा है, तो वॉल्यूम्स में इजाफा हो रहा है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम बना हुआ है। पिछले 8-10 दिन से स्टॉक अपने 20 दिन के जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज उसके ऊपर सस्टेन कर रहा है, और आज अच्छा एक ब्रेकआउट भी आ रहा है यहाँ पे। तो मुझे लग रहा है 800 के स्टॉप लॉस से 850 के टारगेट्स के लिए श्याम मेटालिक्स में बाइंग की जा सकती है। श्याम मेटालिक्स है सुदीप का आज का चार्ट का चमत्कार। गौरांग सर, एक बार फिर से आपको शुभ दिन। आपका प्रिफर्ड मिड कैप फंडा आइडिया। आपको भी शुभ दिन हमारे तरफ से फिर से। आशीष, तो हॉस्पिटल्स और हेल्थ केयर क्षेत्र की कंपनी है नारायण हृदयालय। इसको हमने पसंद किया है। ये बुनियादी तर्क के आधार पर पसंद की है, तो अनिवार्य होगा कि आपके पास समय सीमा की कोई पाबंदी ना हो और अवधि 12, 16, 18 महीने या उससे ज्यादा हो। लक्ष्यांक के रूप में अगर आप पूछते हैं तो 1450 का लक्ष्यांक निर्धारित किया है नारायण हृदयालय पे। नारायण हृदयालय, बिल्कुल ठीक। नारायण हेल्थ केयर भी कहते हैं कई लोग इसको रख के रडार पे। आज के 4 का चौका में मानस ने चुना था सस्ता ऑप्शन के तौर पे HPCL। तीनों OMCs में सबसे बढ़िया मूव्स यहीं बने भाई साहब। खरीदारी करने का कॉल था इसका 450 का। था 30 का लक्ष्य था, 14, 14.5 पे स्क्रीन पर आया था। उन्हीं जोन्स पर इस समय हमें मिल रहा है।
सतपुते साहब ने एफएनओ सुपरस्टार में कमेंस इंडिया में खरीदारी करने की बात करी है। 3868 पे स्क्रीन पे आया था, ये तो निकल पड़ा है। 3885 पे बढ़ चुका है। हमारी एसएल है 3840 का और 3950 के टारगेट्स हैं। चार्ट के चमत्कार पे सुदीप ने श्याम मेटालिक्स पे खरीदारी करने का कॉल दे दिया है। 822 पे स्क्रीन पर आया था, 824 की तरफ बढ़ रहा है। 800 का स्टॉप है, 850 के टारगेट। और फाइनली गौरांग सर की तरफ से आज का मिड कैप फंडा है नारायणा हृदयालय। खरीदारी करने का मन 1450 तक के टारगेट्स के लिए। और नीचे आपकी स्क्रीन पे आईपीओ की फ्रेंजी कंटिन्यू होती हुई। गाला प्रिसीजन का आईपीओ आज बंद होने जा रहा है, अभी तो 2:30 बजा है। 146 गुना ये आईपीओ भर गया है और 5 बजे तक अपडेट आने हैं अभी इस पे। एक एसएमए का आईपीओ चल रहा है आजकल, काफ़ी मीम बन रहे हैं उसके। बॉस पैकेजिंग सॉल्यूशन, उसको अगर आप गूगल करेंगे और उसकी लोकेशन मतलब उसकी कुछ फोटोज देखेंगे तो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेगा। 133 गुना उसका इशू भर चुका है, तो बहुत ज़बरदस्त डिमांड है इस समय। ओके अच्छा, चलिए अब कुछ स्टॉक्स की तरफ और मूव करा जाए। मूड ठीक है तो कवरिंग वाला स्टॉक दिखाता हूँ। एक दीपक नाइट्राइट को रखिएगा स्क्रीन पे। मेरे ख्याल से 2% प्लस के टिक्स हैं, वायदा में भी 2% की प्लस के मजबूती नजर आएगी आपको। और इसके ओआई कह रहा है 6-7% का दबाव, तो कवरिंग के मूव्स हैं स्टॉक में। इसमें चला जाए चंदन के पास। चंदन, दीपक नाइट्राइट देखिएगा जरा, लग तो ऐसा रहा है शॉर्ट्स थोड़े से कट रहे हैं, कवर हो रहे हैं। देखिए आशीष जी, इसमें 5-6% का ओआई डिक्लाइन हुआ है और स्टॉक स्लो एंड स्टडी पिछले 5-6 दिन से चल रहा है। अच्छी बात है कि अभी जब डिप बनाया था एग्जैक्टली 50 डेमा से रिवर्सल हुआ है और आज हिसाब से सेटअप बन रहा है। 3000 के ऊपर टिकते यहाँ पे 3000 की कॉल में अनवाइंडिंग भी हो रही है। सो 3000 के ऊपर यहाँ पर ट्रिगर बनेगा जो लगभग 3080-3100 की तरफ जाना चाहिए। और दूसरा, कहीं ना कहीं पिछले कुछ दिनों से सेलेक्टिव केमिकल नेम्स में बाइंग इंटरेस्ट बने हैं। ये बिटन डाउन भी थे काफ़ी नेम, तो मेरे हिसाब से इसके चलते यहाँ पे बाइंग बनेगी। 2940 इमीडिएट सपोर्ट रहेंगे। 3080 तक के अपसाइड के टारगेट के हम यहाँ पे संभावनाएं देख सकते हैं। ओके रखिए, आगे स्टॉक्स और भी चर्चा करते रहेंगे, लेकिन अब एक इंट्रैक्शन सुनाता हूं। मैकडॉनल्ड्स के बर्गर अब स्वाद के साथ साथ आपकी सेहत का भी ख्याल रखेंगे। फास्ट फूड में न्यूट्रिशन का तड़का देने के लिए वेस्टलाइफ फूड्स ने मल्टी मिलेट बन लॉन्च किया है। कंपनी जल्द ही अपने मौजूदा फूड रेंज को मिलेट से जुड़े कुछ प्रोडक्ट्स लॉन्च कर सकती है। इस मामले में कंपनी के एमडी सौरभ कालरा से खास बातचीत की कंचन ने। सुनिए जरा उसका एक अंश। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज और मैं हूं आपके साथ कंचन नौटियाल। वीकडेज हो या वीकेंड, मैकडी का नाम सुनते ही हर किसी की क्रेविंग स्टार्ट हो जाती है। लेकिन अब क्रेविंग के साथ साथ उसमें आपको मिलने वाली है एड ऑन न्यूट्रिशनल वैल्यू। उसके लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं वेस्ट लाइफ फूड वर्क्स के मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर सौरभ कालरा। फर्स्ट ऑफ ऑल सर, कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू वेरी मच मैम, थैंक यू फॉर गिविंग अस दिस अपॉर्चुनिटी। जी, मैं सबसे पहले आपसे ये पूछना चाहूंगी कि ये जो नई डेवलपमेंट आपने की है ये आपको किस तरीके से हेल्प आउट कर सकती है, मार्केट में किस तरीके से आप स्टैंड आउट हो सकते हैं इस नई डेवलपमेंट से? हमने 2016 में रियल फूड रियल गुड प्लेटफॉर्म का स्टार्ट किया था। इसमें हमने क्या किया था कि पहले हमने बोला आलू टिक्की को हम एक बैलेंस मील बनाएंगे, बिकॉज हम बहुत आलू टिक्की बेचते थे और बिकॉज ये सबसे ज़्यादा बेचने वाला प्रोडक्ट था हमारा। तो हमने क्या किया, हमने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन की गाइडलाइंस ली और बोला जो कैलोरीज आती हैं प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट, उसको बैलेंस कैसे करें। सो इसी सबसे पहला स्टेप हमने 2016 में लिया था। उसके बाद हमने काफ़ी काम किया है कि हम कंसिस्टेंटली विदाउट कॉम्प्रोमाइज टेस्ट को बिना कॉम्प्रोमाइज करे कैसे हम अपने प्रोडक्ट कंज्यूमर को दे सकते हैं जिसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू बेटर है। उस जर्नी में ये बहुत बड़ा स्टेप है कि हमने मिलेट बन लॉन्च किए। मिलेट बन का एडवांटेज ये है कि आप चाहे वेज बर्गर खाएं चाहे नॉन वेज बर्गर खाएं, आप किसी भी बन में इसको रिप्लेस कर सकते हैं और जो एडिड न्यूट्रिशन है मिलेट बन का वो आपको मिलेगा। राइट, और अभी तो हमने बहुत ही लिमिटेड प्रोडक्ट इसमें देखे हैं न्यूट्रिशनल वैल्यू के साथ, और क्या लाइनअप है जो आप फ्यूचर में सोच रहे हैं कि लेके आएंगे?
तो जैसा आपको ऑलरेडी मालूम है कि CFTRI के साथ हमने पार्टनरशिप करी है, हमारे लिए लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप होगी। तो CFTRI के साथ हमारा शेफ कंटिन्यूसली काम कर रहे हैं, क्वालिटी एश्योरेंस वाले काम कर रहे हैं कि हम कैसे अपने एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट की न्यूट्रिशनल वैल्यू कंटिन्यूसली इंप्रूव कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास एक अपना लाइनअप है रियल फूड रियल गुड का। सो वाइल अभी मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकता, लेकिन आप देखेंगे कि इस पे कांस्टेंट एक्टिविटी रहेगा। सो कंटिन्यूसली इसके ऊपर कोई ना कोई न्यूज़ मिलती रहेगी। बट अभी के लिए मिलेट बन हमारे लिए ये काफ़ी एक बड़ा स्टेप था, तो हमने बोला इसके लिए एक ज़रूरी है कि हम आपको बता सकें कि मिलेट बन फाइनली मैकडॉनल्ड्स में है और आप हर एक बर्गर के साथ मिलेट बन एंजॉय कर सकते हैं। थैंक यू सो मच इस चीज के लिए, एंड अगेन कांग्रेचुलेशन फॉर दिस न्यू डेवलपमेंट। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू वेरी मच। गाबा सर, ये मल्टी मिलेट बन, ये मिलेट तो बाजरा हुआ ना? बिल्कुल, ये जवार बाजरा ही वही हुआ। अब जौ बाजरा वगैरह। हाँ। तो हेल्दी कंपनी कितना सोच रही है आपके लिए? आप खाओगे ना बर्गर अब? वैसे भी खाता हूँ, वैसे मेरे का तो इजी खा लूंगा। व्हाट इज रॉन्ग दैट? नाचनी ये सब खाते हैं, बिल्कुल। बाजरा रोटी सब खाता हूँ, तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। अभी अरे यार, फर्क कैसे नहीं पड़ेगा? बेचारे वो आपके लिए क्या क्या कर रहे हैं, आटा वाला हटा के आपको मिलेट दे रहे हैं। हाँ। तो हेल्दी करने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोग बोलते हैं इसको ये पोर मैन फूड, एक्चुअली पोर मैन में फूड नहीं है, एक्चुअली बहुत ही बढ़िया फूड है मिलेट। अच्छा, ये वेस्ट लाइफ का स्टॉक कैसा? ये क्या ना, हार्ट कासल रेस्टोरेंट नहीं, वेस्ट लाइफ फूड्स, इसका स्टॉक देखिए एक बार गाबा सर कैसा है। बिल्कुल, वेस्ट लाइफ फूड ना? हाँ, वेस्ट लाइफ फूड जी है शायद। वेस्ट लाइफ फूड, हाँ, मेरे पास वेस्ट लाइफ ही है। मैं वो देखता हूँ, वो करीब 821 के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। अगर वो स्टॉक है तो मेरे ख्याल से बाई मोड पर है, साइडवेज जोन है लेकिन बाई मोड पर है। नीचे 815 में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, जब तक उसके ऊपर है तब ठीक है वेस्ट लाइफ। ओके, चलिए वेस्ट लाइफ फूड, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी, कह रहे थे एक बड़ा फूड टेक का इनिशिएटिव अनाउंस करेंगे, तो ये दरअसल वो इनिशिएटिव इनके हिसाब से सामने आता हुआ। अच्छा, मॉर्गन स्टैनली की एक रिपोर्ट आई थी बैंक्स पे, जिसमें वो कह रहे हैं कि अब समय आ गया एकदम सिलेक्टिव रहने का। वो कह रहे हैं कि बहुत डाइवर्जेंट ट्रेंड नजर आएगा आपको प्रॉफिटेबिलिटी में, जैसे जैसे फ्रेंचाइजी की स्ट्रेंथ अलग अलग होगी वैसी प्रॉफिटेबिलिटी अलग देखने को मिलेगी। लार्ज प्राइवेट बैंक्स बेहतर करेंगे, उनमें हायर रिलेटिव वैल्यूएशंस आपको नजर आएंगे। वो बुलिश हैं ICICI बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, एक्सिस बैंक पे, ये उनकी की पिक्स हैं। फेडरल बैंक को उन्होंने डाउनग्रेड करा, जिसकी अपन ने सुबह चर्चा करी थी, और ये रीजन था, फेडरल बैंक थोड़ा सा ठंडा कामकाज भी कर रहा था। पर उन्होंने कुछ टारगेट्स बदले हैं। उसमें यस बैंक का जो लक्ष्य था पहले 16 रुपए 50 पैसे से बढ़ाकर अपग्रेड कर दिया यस बैंक को उन्होंने 16 रुपए 60 पैसे। रांग सर, 12 महीने में 10 पैसे एक्स्ट्रा टारगेट मिल जाएगा। मैं साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूं इनकी बुद्धिमत्ता को। अरे भाई, 10 पैसे के लिए आपने मेहनत ही क्यों करी मेरे भाई? आपके लोगों का समय व्यर्थ किया। मैं वहां पर जाना नहीं चाहूंगा आशीष, लेकिन हमें लग रहा है, जियोजित को लग रहा है कि वित्तीय क्षेत्र अनिवार्य होगा कि आपके पोर्टफोलियो का एक महत्व अंग बने। और वहां पर 6 सरकारी बैंक है और मेरे ख्याल से करीबन 8 या 9 निजी क्षेत्र की बैंक है, फेडरल बैंक के साथ साथ खरीदारी की सूची में। और मैं एक चीज मानता हूं आशीष के, अगर भारत का विकास होगा, उत्पादन क्षमता बढ़ेगी, तो आपको ऋण की मांग लगेगी, लोन की जरूरत, क्रेडिट डिमांड लगेगी। उस परिस्थिति में या तो आप बैंक के पास जाएंगे या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस या NBFCs के पास जाएंगे। और उस परिस्थिति में सकारात्मक सा नजरिया आंकड़ों को लेकर के हमारे समक्ष हमें नजर आ रहा है। वैसे आज तक का अगर किसी का प्राइस रिवीजन आया है तो ये सबसे अब तक का सबसे छोटा रिवीजन नहीं हुआ होगा 10 पैसे का। मैंने इससे पहले कभी ऐसा या तो स्टेटस को रहता था भाव में। आपका और यस बैंक का मुझे लग रहा है कुछ स्पेशल कनेक्शन है। एक वो आपकी रील काफी वायरल होती रहती है, जिसमें वो एक लेडी आके बोलती है कि उन्होंने यस बैंक के शेयर्स लिए थे। कितने शेयर लिए थे उन्होंने? 30 शेयर लिए थे। 30 नहीं कम थे, 5 या कुछ शेयर, 3 या 4 शेयर थे। 30 रुपए का लॉस था। सेव करा होगा, होम मेकर थी जो सेव करा, उन्होंने लगाया तो उसमें 1 रुपए का बुरा लग रहा होगा। 30 रुपए का लॉस था। तो रील देखिए, उसमें जो आशीष ने अपना इसीलिए स्ट्रेट फेस मेंटेन किया है, उसको वो भी एक केस स्टडी है। चलिए खैर, एक काम करते हैं, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। मॉर्गन स्टैनली की बात हो रही है तो इसमें एक और इम्पॉर्टेंट नोट आया है। इसमें भारतीय बाजार में करेक्शन के कारणों की चर्चा की गई है। सुदर्शन को जोड़ते हैं और जानते हैं कि क्या कह रहे हैं मॉर्गन स्टैनली वाले। सुदर्शन, गुड आफ्टरनून।
गुड आफ्टरनून अनुज। सो मॉर्गन स्टैनली के रिधम देसाई ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग नोट लिखा है और उसका शीर्षक उन्होंने दिया है द वॉल्स ऑफ वरी, जिसको अगर जो हिंदी में बोलें तो वो है चिंता की दीवारें। वो नोट क्या कहता है, इस बुल मार्केट में करेक्शन के बहुत सारे ट्रिगर्स हैं और वो दोनों हैं फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स। इसके साथ ये बोलते हैं कि इसका मतलब ये नहीं निकाला जाए कि बुल मार्केट ख़त्म हो गया है। रिधम देसाई के अनुसार हम इस बुल मार्केट का सिर्फ अभी आधा सफ़र तय किए हैं। अब बात करते हैं करेक्शन के क्या क्या ट्रिगर्स हो सकते हैं। वो बोलते हैं सिर्फ वैल्यूएशन चाहे वो एलिवेटेड ही क्यों ना हो, ये कभी भी अपने आप में करेक्शन का कारण नहीं बनता है। वो मानते हैं कि जब फंडामेंटल और टेक्निकल्स घटनाएं अनफोल्ड होती है तब एलिवेटेड वैल्यूएशंस मार्केट के लिए एक बड़ा ही सरदर्द बनकर उभरता है। तो फंडामेंटल घटनाएं कौन कौन सी हो सकती है? पहला, कोविड-19 के बाद पहली बार विकास में संभावित मंदी। दूसरा, अगर ग्लोबल ग्रोथ में धीमापन आता है तो घरेलू कंपनियों के अर्निंग्स में अपेक्षा से ज़्यादा गिरावट देखने को मिल सकता है। और तीसरा कारण है सरकार की नीतियां रीडिस्ट्रीब्यूशन की तरफ बढ़ना। अगर जो टेक्निकल रिस्क्स की बात करें तो पहला है रिटेल निवेशकों का प्राइमरी मार्केट की तरफ मूव करना। दूसरा है भारत और ग्लोबल मार्केट्स का कोरिलेशंस नॉर्मली बहुत ही कम है, लेकिन ये बहुत ही जल्दी चेंज हो सकता है अगर ग्लोबल मार्केट्स मुख्यतः अमेरिका में बहुत ही तेज़ बिकवाली आती है। उन्होंने अगले चरण के बुल मार्केट की भी बात की और बताया कि क्या क्या कारण हो सकते हैं जहाँ से बुल मार्केट देखा जा सकता है। पहला, फिस्कल कंसोलिडेशन में प्राइवेट बोरोइंग के लिए एक स्पेस अगर जो क्रिएट होता है तब। दूसरा, गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर के कैपेक्स में अगर जो तेजी दिखती है जो कि अगले अर्निंग्स ग्रोथ को लीड कर सकती है। तीसरा, रिटेल निवेशकों की इक्विटी होल्डिंग में बढ़ोतरी। और चौथा और लास्ट है भारतीय बाजारों में विदेशी निवेश में बढ़ोतरी। आगे आते हैं उनके क्या क्या पसंदीदा सेक्टर्स हैं। सबसे पहले मॉर्गन स्टैनली को डिफेंसिव से ज़्यादा सिक्लिकल्स पसंद है और मिड एंड स्मॉल कैप से ज़्यादा उनको लार्ज कैप्स पसंद है। और उनका ओवरवेट कॉल है फिनेंशियल्स, टेक्नोलॉजी, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी और इंडस्ट्रियल्स। इसके अलावा सारे सेक्टर्स पे उनका अंडरवेट कॉल है। फाइनेंशियल्स, टेक्नोलॉजी, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी और इंडस्ट्रियल्स, ये पॉकेट रिधम और उनकी टीम को पसंद आते हैं। थोड़े से मतलब इन्होंने चित और पट दोनों मेंशन करा हुआ है। जी हाँ। टोन दरअसल है क्या रिपोर्ट की, कंसर्न्स हैं थोड़े से इस समय या नहीं? अभी ऐसा कुछ नहीं है, अभी जिस तरीके फ्लैग ऑफ कर रहे हैं। हाँ, जिस तरीके से मार्केट में तेजी दिखी है लास्ट कुछ एक महीनों कुछ एक सालों में, इसके लिए उन्होंने कुछ एक कंसर्न्स रेज किया है। अगर ये सब होगा तो आप ध्यान रखिए। हाँ, ओके। तो भाई साहब, वैल्यूएशंस बार बार चर्चा करते हैं अपन, वैल्यूएशन से कुछ नहीं होना। महंगे सस्ते वैल्यूएशन कुछ नहीं होते। स्ट्रेच वैल्यूएशंस हों भी बाजार के, जब तक फंडामेंटल्स या टेक्निकल्स के पैमाने बदले ना, लड़खड़ाए ना, तब तक कोई दिक्कत नहीं। और लड़खड़ाएंगे क्यों लड़खड़ा सकते हैं, वो रिधम ने अपनी टीम के साथ ब्यूटीफुली हाईलाइट करा हुआ है। पर ये जो तेजी चल रही है, शायद अभी हम हाफ वे मार्क पे पहुंचे हैं। अभी तो मतलब अब हाफ वे मार्क कहाँ से लिया होगा रिधम ने? कोविड टाइम के लोस से लिया है, तेजी कहाँ से पकड़ी है? जो भी है, तो आप समझ लीजिए अभी अच्छे दिन आने वाले हैं, अभी और अच्छे दिन हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। हो सकता है टेम्पररी नीजक रिएक्शंस हो, पर रिधम की रिपोर्ट मेंशन करती है कि करेक्शन आया तो वो टेस्ट करेगा बाजारों को, और खास तौर पे जो पैसा साइडलाइन में बैठा हुआ है वो शायद एक्साइट होता हुआ नजर आए, तो वो शायद वापस चैनलाइज हो। इसीलिए कई लोग एक्सपर्ट्स मानते हैं कि बहुत मीनिंगफुल करेक्शन शायद भारतीय बाजारों में साइडलाइन में बैठे पैसे के चलते ना आए, वो डिप्लॉयमेंट के लिए पैसे आते हुए नजर आएंगे। सुदर्शन, थैंक यू सो मच। एक काम करता हूं, एक टीजर के साथ छोड़े जाता हूं इस रिपोर्ट पे उठाई हुई बातों पे और अदरवाइज भी मार्केट्स पे चर्चा करने के लिए बिग मार्केट वॉइसेस की कड़ी में मार्केट एक्सपर्ट मेहरबून ईरानी साहब जुड़ेंगे। मेहरबून सर जुड़ चुके हैं। ब्रेक लेता हूं, ब्रेक के उस पार सर से बातचीत की शुरुआत। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जैसा हमने टीज़ किया था, हमारे साथ अब मेहरबून ईरानी जुड़ गए हैं, उनसे बात करते हैं इस समय। मेहरबून जी, गुड आफ्टरनून। क्या लग रहा है मार्केट का इस समय देखकर व्यू, क्योंकि मार्केट में चाहे ग्लोबल हो या लोकल, करेक्शन कोई टिकती है नहीं और सबसे पहले मिड कैप में वापस बाइंग आ जाती है। क्या व्यू बन रहा है इस समय आपका? अनुज, मैं कहूँगा कि ओवरऑल निफ्टी शॉर्ट स्केल हायर लेवल्स डिस्पाइट द फैक्ट कि ओवरऑल प्रॉफिट ग्रोथ थोड़ा सा लेकलस्टर है। मार्केट ब्रेथ में रिमेन चैलेंजिंग
because we could have a long period of times where declines may outnumber advances. बस echo आ रहा है यार. I personally मुझे लग रहा है कि Indian markets are fairly valued. और आज अगर कोई 5 करोड़ या 10 करोड़ का चेक देके बोले कि मुझे एक पोर्टफोलियो बना के तो लॉन्गर टर्म के लिए लेके भूल जाना है, मुझे मार्केट देखना नहीं, ये काफ़ी चैलेंजिंग है. और अगर आप पिछले 2 महीने का मार्केट भी देखो तो आई थिंक IT स्टॉक्स, FMCG स्टॉक्स, फार्मा स्टॉक्स have परफॉर्म्ड. साइडलाइन का मार्केट खास करके PSU बास्केट देखिए, डिफेंस देखिए, रेलवेज देखिए, दे हैव गिवन वे. आप मुझे बताइए अनुज जी कि आज मार्केट ऑल टाइम हाई पर है, बट नियरली 25-30% ऑफ द मार्केट इज मोर देन 15% बिलो इट्स ऑल टाइम हाई. मेरा मानना है कि निफ्टी विल स्केल हायर 25,500 to 26,000, 26,500, मुझे पता नहीं है. पैसे मार्केट में बहुत है, फंडामेंटल्स थोड़ा पीछे से, आई थिंक इट्स लैगिंग फार बिहाइंड द वैल्यूएशंस. इसका मतलब नहीं है कि देयर इज कंप्लीट फ्रॉथ इन द मार्केट, बट देयर इज सर्टनली फ्रॉथ इन मैनी सेक्टर्स. अभी ये टाइम आ गया है इन्वेस्टर्स को समझना कि लास्ट 2 साल ईजी था. मुझे रोज ऑफिस जाता था, रोज घर पे बैठता था, लोग कहते थे ये खरीदो वो खरीदो, स्टॉक बढ़ते थे. बट नाउ द टाइम हैज कम वेर यू हैव टू बी वेरी 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 सिलेक्टिव. थोड़ा सा प्रॉफिट निकालना चाहिए, स्पेशली इन स्टॉक्स इन सेक्टर्स विच आर एक्सट्रीमली ओवर वैल्यूड. हम लोग ने डिफेंस में देखा, सबको डिफेंस पसंद था, पब्लिक जानती थी नहीं क्या वैल्यूएशन पे लोग ले रहे थे, बट उधर ऊपर से 30-40% स्टॉक्स नीचे आ गए हैं. सो दिस could spread to other sectors also where earnings growth is not coming. तो my view is कि जहाँ पे sectors पे people have forgotten those sectors, जैसे कि IT था, pharma था, काफ़ी टाइम से lag behind था, suddenly they have gone up. Now that can possibly happen to stocks in other sectors. और मेरा personal favorites रहेगा fisheries, agrochemicals, general chemicals भी रहेगा, थोड़ा सा एविएशन, आई रिमेन पॉजिटिव ऑन इट, होटल सेक्टर, टू सम एक्सटेंट रियल्टी सेक्टर. सो आई वुड से ये सारे सेक्टर्स के स्टॉक्स है जहाँ पे अभी भी मुझे काफ़ी वैल्यू दिखता है. सम ऑफ देम, स्पेशली सम ऑफ द केमिकल स्टॉक्स विच आई अंडरस्टैंड क्वाइट वेल, आर एट द एंड ऑफ दिस नेगेटिव साइकिल एंड दे आर टर्निंग अप, और वहाँ पे पैसे अच्छे बन सकते हैं. तो लर्न टू कंट्रोल योर ग्रीड. अंडरस्टैंड कीजिए कि मार्केट्स काफ़ी चैलेंजिंग है. Nifty will show you it's making a new high, but your portfolio, it is possible, may not do too many things, at least for the next few months. और ये पिछले 2 महीने में होता आया. If you are underweight on IT, pharma and FMCG, I promise you your returns are negative in the last 1-2 months. Why the newspaper headlines, CNBC Awaaz headlines are saying market has made a new high. So market breadth will remain challenging. According to me, declines will continue to outperform advances. लेकिन द निफ्टी विल मेक अ न्यू हाई. सो दिस इज द टाइम पॉसिबल टू लुक एट योर पोर्टफोलियो एंड से बहुत हो गया यार, इजी पैसा बहुत हो गया, अभी टाइम चैलेंजिंग है. आई वांट टू रिमेन इन द मार्केट, बट थोड़ा सा मुझे सेक्टर रोटेट करके आई वांट टू गो इन फॉर स्टॉक्स इन सेक्टर्स वेयर द साइकिल इज पॉसिबली स्टार्टिंग राइट नाउ. इंटरेस्टिंग. अब तो इको नहीं आ रहा ना मेहरबून सर? नहीं अभी नहीं यार, सॉरी, वेरी सॉरी. ना कोई इशू नहीं, वो आता तो इरिटेशन होता है, एक्चुअली होता है. अच्छा, आपने कहा कुछ सिलेक्टिव पॉकेट जहाँ वैल्यूएशन स्ट्रेच्ड हैं, थोड़ा सा फ्रॉथ दिख रहा है, और मैं आपको बेहतर है मुनाफा बांध लेना चाहिए. तो ये जो प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, इस कैश को आप रीडिप्लॉय कर रहे हो इन स्पेसिफिक पॉकेट्स में, या थोड़ा सा कैश, वो कहते हैं ना ड्राई पाउडर, लेके चल रहे हो आप लोग कर रहे हो? देखिए मैं तो कहूँगा कि जो फ्रॉड जहाँ दिखती थी मुझे, एंड आई थिंक आई वेंट रॉन्ग फॉर क्वाइट सम टाइम. पीपल वेंट ऑन टेलिंग मी कि आप तो थोड़े से नेगेटिव हो. सर मैं नेगेटिव सेक्टर्स पे नहीं हूँ, मैं नेगेटिव वैल्यूएशन पे. उसमें डिफेंस था, उसमें काफ़ी सारे PSU स्टॉक्स थे, उसमें रेलवे सेक्टर था. मुझे याद है, आशीष जी आपको याद होगा, अनुज जी को याद होगा कि पिछले 2-3 साल में आई हैव बीन वेरी पॉजिटिव ऑन दिस सेक्टर्स, बट कहीं पर नाका आ जाता है. नाके का मतलब है कि अभी और नहीं बढ़ सकूंगा, मैं जाना है तो मैं नीचे जाऊँगा, एंड दैट एक्चुअली हैज़ हैपेंड. तो वहाँ से हम लोग ने थोड़ा सा पैसा निकाल के पर्सनली ऑल्सो आई हैव पुट इनटू सेक्टर्स वेयर द साइकिल इज टर्निंग. एग्जांपल टेक्सटाइल्स, एग्जांपल फिशरीज, एग्जांपल केमिकल स्टॉक्स. यहाँ पे मुझे लगता है कि काफ़ी सारे स्टॉक्स में इन दिस सेक्टर्स जो डाउनसाइड था, आई थिंक उसमें नाका आ गया, एंड द स्टॉक्स हैव टू मूव अप.
So when you buy, when the cycle is ending and turning up, I think the maximum money can be made. Possibly the next sector आगे चल के can also be a paper sector where nobody is talking about it today. So time आ गया है कि possibly fraud जहाँ पे है बहुत हो गया, अच्छा पैसा मिला, मुझे निकलने दो and start deploying in sectors and stocks where I personally believe the upside is too much as compared to the downside because these sectors have remained ignored for quite some time, like textiles. Nobody is talking about it. Chemicals, nobody is talking about it. Specialty chemicals कोई ज़्यादा बात नहीं कर रहा है. Agrochemicals, most hated sector था. I think उसमें फिर से जान आ रही है. So they are possibly at the bottom of the cycle, and this is the time to go and put money into them. Remain patient. Over the next few months, maybe 2-3 quarters, they could end up outperforming the markets. ठीक है, रेमंड्स के गौतम सिंघानिया बोल रहे थे, ये अभी काफ़ी इंटरेक्शंस कर रहे हैं वो ये अपने लाइफस्टाइल की लिस्टिंग से पहले. वो कह रहे थे कि बांग्लादेश के क्राइसिस के बाद बहुत इंक्वायरीज आ रही हैं हमारे पास. अब उसमें से कितनी ट्रांसलेट होंगी वो एनीबडी इज गेस, लेकिन टेक्सटाइल रखिए रडार पे. इंटरेस्टिंग पॉकेट्स जो मेहरबून सर मेंशन करते हुए. अच्छा मेहरबून सर, हमेशा मैं सुनता रहता हूँ बहुत स्ट्रॉन्ग एपेटाइट है इंडिया के लिए, इंडिया में एक्सपोजर के लिए, पर ये एफआई पैसा तो लाते नहीं है, बातें करते हैं. ये मीनिंगफुली आ क्यों नहीं रहा है पैसा लौट के? ये कब आएगा? क्या ट्रिगर का वेट कर रहे हैं? क्या ये फेड के कट के बाद चैनलाइज होना शुरू हो जाएगा? ऐसा है क्या? आशीष जी, आप मुझे पूछे तो आई थिंक ग्लोबल फैक्टर्स, यस, फेड रेट कट 2% होगा, 1.5% होगा बिफोर दिसंबर, ये सब बात चलती रहेगी. इलेक्शंस यूएस के आएंगे, वो भी आएगा और जाएगा. द प्रॉब्लम समवेयर आर विद इन द कंट्री, और मैं प्रॉब्लम्स की बात कर रहा हूँ कॉर्पोरेट प्रॉफिट ग्रोथ की. अगर आप ध्यान से देखें आशीष जी, तो आप भी रियलाइज करेंगे कि 70, 80, 90 के पी पे स्टॉक्स खरीदना उचित नहीं होता. तो लार्ज पार्ट ऑफ द मार्केट नाउ लुक्स वेरी एक्सपेंसिव. आप उसको थोड़ा सा फ्रॉड भी कह सकते हो. सो फार्मा सेक्टर के स्टॉक्स फॉर एग्जांपल, दे आर शोइंग अ ग्रेट मोमेंटम. बट अगर ध्यान से आप देखेंगे तो शायद 3 या 4 स्टॉक निकलेंगे जहाँ पे पी रेशियो इज लेस देन 30. बाकी के सारे स्टॉक्स के पी 35, 40, 45 है. आई डोंट थिंक आई हैव सीन दिस काइंड ऑफ वैल्यूएशंस फॉर लॉन्ग. और रही बात एफआईएस की, आई थिंक एफआईएस आर अंडर इन्वेस्टेड इन इंडिया. इट्स अ बिग पॉजिटिव फॉर इंडियन मार्केट्स बिकॉज उनको बिकवाली जो आनी थी काफ़ी सारी आ चुकी है. रही बात म्यूचुअल फंड्स की, लिक्विडिटी सब लोग बोल रहे हैं. आई डोंट वांट टू स्ट्रेस ऑन दैट ऑल ओवर अगेन. आई थिंक क्वाइट अ फ्यू ऑफ द टॉप 5 or 6 म्यूचुअल फंड्स आर सेटिंग ऑन मोर देन 10 to 12% कैश. म्यूचुअल फंड्स 12-13% इक्विटी कंट्रोल कर रही है इंडिया की टोटल मार्केट कैप. सो फॉर दैट वेरी रीजन मुझे नहीं लगता कि इंडियन मार्केट्स आर गोइंग टू टैंक और कम ऑफ. 6-7-8% करेक्शन, मिड कैप स्मॉल कैप्स 15 से 20% करेक्शन, बस दैट्स इट. और यहाँ भी अगर आप एक फैक्टर देखो तो काफ़ी सारे स्टॉक्स, जैसे मैंने पहले भी कहा, नियरली 20% ऑफ द मार्केट इज ऑलरेडी डाउन मोर देन 15-20% फ्रॉम देयर हाइज. तो जो करेक्शन आना था, काफ़ी सारा करेक्शन आ चुका है जो आपको निफ्टी में दिखता नहीं है. So this is the big challenge which fund managers are going to face, even investors are going to face. कि निफ्टी बढ़ते जा रहा है लेकिन मेरा पोर्टफोलियो अभी बढ़ना डिफिकल्ट हो रहा है. सो दिस इज गोइंग टू बी ए चैलेंज. एंड बाइंग इंडिविजुअल स्टॉक्स पिछले 4 साल में इतना इंपॉर्टेंट नहीं था जितना अभी हो गया कि यू टू रियली नो व्हाट यू आर बाइंग इन दिस मार्केट. आप क्या बाय कर रहे हैं मेहरबून फिर इस समय इस मार्केट में? कहाँ पर बाइंग के मौके हैं अभी भी? जैसे मैंने कहा, आई थिंक आई एम लुकिंग एट टेक्सटाइल स्टॉक्स, आई एम लुकिंग एट एग्रोकेमिकल्स वेयर आई एम टर्निंग वेरी बुलिश बिकॉज जो इन्वेंटरी का प्रॉब्लम था, प्राइसिंग का प्रॉब्लम था, डिमांड का प्रॉब्लम था, आई थिंक दैट इज कमिंग टू एन एप. फॉर एग्जांपल इन एग्रोकेमिकल्स अ कंपनी लाइक शारदा क्रॉप, एक्सेल इंडस्ट्रीज, दे वर्चुअली स्टैंड आउट. हाँ, थोड़े से प्राइसेस हैव गॉन अप इन द रीसेंट पास्ट बट दे हैव अ लॉन्ग वे टू गो. फिशरीज मुझे अच्छा लगता है, अपार्ट फ्रॉम द कंसेशंस प्रोवाइडेड इन द यूनियन बजट. दिस इज द सेक्टर विच नोबडी स्पोक अबाउट. Chemicals and like specialty chemicals and like. So there are sectors, Anuj, which I personally believe that forgotten sectors where the cycle is turning in the favor of the industries concerned. So I think that is the place to be in because that when it turns gives a maximum return. जैसे अभी recently चीनी sector देखिए आप, कितना अच्छा रिटर्न दे दिया. People said it's a trading move, but some positive developments happened. So you have to wait for the positives to happen. थोड़ा सा सिल्वर लाइनिंग दिख रहा है सारे सेक्टर्स में विच आई मेंशन्ड राइट नाउ. पीपल हैड फॉरगॉटन अबाउट दैट एंड आई थिंक द साइकिल इज टर्निंग. उदाहरण केमिकल सेक्टर की बात करूँ तो थैलिक एनाड्राइड जो कंपनीज बनाती है, आईजी पेट्रो है और थिरुमलाई केमिकल्स है. आई नो फॉर श्योर बोथ हैव इंक्रीज देयर कैपेसिटीज.
the prices are improving, the demand is picking up, stocks were at the bottom, the only place for the stocks to go is going up. You have to be patient for things to happen, and when it happens, the returns could be much better than the overall market performance. ओके तो ये इस समय कुछ सेक्टर्स जहाँ पर आपका व्यू बना। अच्छा, एशियन पेंट्स, मेहरबून, इस पर कोई व्यू है क्या? क्या जो इतनी बड़ी अंडर परफॉर्मेंस रही, क्या फाइनली खत्म हो रही है यहाँ पर? मुझे नहीं लगता अनुज। आई वुड से दैट पुटिंग एशियन पेंट्स इज अ कंपनी, जैसे हम हमेशा कहते हैं, और माय सन इज वर्किंग इन दैट, आई एम अ प्राउड फादर, बट पैसे बनाने का आई डोंट थिंक देयर इज टू मच ऑफ एन अपॉर्चुनिटी ओवर देयर। यस, from a trading angle it can be provide a little bit of upside, mainly because oil is down, but अगर oil down है, आपको कुछ लेना है तो आप इंडिगो लीजिए। Asian Paints and Pidilite Industries will do better, their margins will improve, but at the end of it all they are not cheap stocks in terms of valuation। रही बात पेंट इंडस्ट्री की, I personally believe there's a lot of competition coming in this particular sector from a company like Grasim or from the Jindal Group। So while demand will pick up, Asian Paints will remain the main player in the paint sector, but so what? In terms of making money, will I make money? I don't. It's going to be a good, decent compounder, but there are better opportunities available in this market, if you ask me. ये level पर Asian Paint, despite its underperformance, at most could be a little bit of a trading buy, but I would not buy it. I would not put incremental money in it. कि long term के angle से Asian Paint जैसा stock है, लेकिन I think there are better opportunities in the market. ओके मेहरबून सर, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। तो आपको जहां पे थोड़े से स्ट्रेच वैल्यूएशन, जहां पे बहुत एक्सेसिव हो चुके हैं, वहां से मुनाफा बांध लेना बेहतर है, और उस पैसे को चाहें तो आप इन पॉकेट में चैनलाइज करें। कोई फिशरीज, केमिकल्स, होटल्स, टेक्सटाइल्स, ये मेहरबून ईरानी साहब की प्रिफर्ड पॉकेट्स हैं। खैर, आप जरा सा मार्केट्स पे लौटिए, और क्या गजब की इंटरडे रिकवरी और क्या रेजिलियंस है। हमारे एशियन पीयर्स दबाव में, निक्केई उठाइएगा 3-4% दबाव में है, बाकी हैंगसेंग वगैरह सब 1-1.5%, 2% कमज़ोर बंद हुए, और हम देखिए किस तरह की रिकवरी प्ले आउट करते हुए। अभी 20 मिनट का सेशन बचा है, हम महज 80 पॉइंट दबाव में। इंट्राडे रिकवरी आपकी स्क्रीन पे 100-125 अंक निफ्टी रिकवर करता हुआ, गजब का। तो अब जरा सा एक सुबह बात भी हुई थी, क्या था वो, मैं वर्ड भूल गया, वो एक बार टेस्ट करेंगे लीप ऑफ फेथ, उसके बाद अपन कमाई करने पे उस पर चर्चा करेंगे। अगर कोई लीप ऑफ फेथ लेना होगा तो उस पर आएंगे। समीकरण तो बढ़िया है, हमारी सुबह का ट्रेड हमारे बेस से बढ़िया वर्कआउट कर रहा है और हर टिक के साथ कमा ही रहा है। बिल्कुल। आप स्क्रीन्स देखते हुए, आप हमेशा कहते हो हम कुछ प्रीएम्प्ट करते हैं आखिरी के ट्रेड में, क्या करना चाहिए निफ्टी पे या निफ्टी बैंक पे? देखिए, लॉन्ग कैरी करना है इस मार्केट में। ओके। पहली बात तो यह है कि लॉन्ग कैरी करना है। अग्रेसिव ट्रेडर अगर आप हैं तो पहली बात तो आप लॉन्ग होने चाहिए इस मार्केट में, क्योंकि सुबह उस लेवल को हमने डिफेंड किया और उस जोन में आए हम, और वहाँ पर एक लीप ऑफ फेथ का बाय ट्रेड था, और बात ये हुई थी कि उसको इंट्राडे में लेंगे और उसके बाद देखेंगे अगर पोजिशनली कैरी करने का कंफर्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है। ये क्लोज मुझे कंफर्ट दे रहा है उस ट्रेड को कैरी करने का। देखिए क्या होगा, आज का लो जो है अब वो आपका स्टॉप लॉस होगा। अब आप कहेंगे अगर कल मान लीजिए गैप डाउन हो गया तो हो गया, वो रिस्क आपको लेना होगा। लेकिन गैप डाउन अगर हो भी गया तो जैसे आज मार्केट रिकवर हुआ है ना, कल भी हो जाएगा। ये मार्केट में स्ट्रेंथ बहुत है, इस मार्केट में ऐसे ग्लोबल क्यूज की वजह से मार्केट नहीं गिरेगा। और कल तो मेरा ये मानना है कि कल तो लार्ज कैप आईटी भी रिकवर कर सकता है, क्योंकि आज लग रहा है शायद ओवरनाइट वहाँ पर भी थोड़ी सी रिकवरी हो जाए। तो आज के लो के स्टॉप के साथ कैरी करें। अग्रेसिव ट्रेडर्स इवन बैंक निफ्टी में भी लॉन्ग ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि बैंक निफ्टी ने आज जो क्लोज दिया है, जो सपोर्ट लिया पहले तो एग्जैक्ट 10 और 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पर आशीष, और उसके बाद बंद नहीं हो पाए हम, क्योंकि हमने वो 51,500 की बात की थी कि वहाँ बहुत ज़्यादा कॉल राइटिंग है और आज एक्सपायरी थी, तो वहाँ उसको क्रॉस करना तो मुश्किल था, तो उसके नीचे बंद हो रहे हैं। लेकिन फिर भी एक क्लोज अच्छी है बैंक निफ्टी की, तो निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में। और एक चीज़ देखिए, आज जैसे दिन पर एडवांस डिक्लाइन ऑलमोस्ट 1:1 पर हम बंद हो रहे हैं, तो मेरे ख्याल से ये मेरे लिए एक बहुत अच्छी क्लोज है, तो मैं कहूँगा कि लॉन्ग्स कैरी करिए। चलिए अब एक काम करते हैं, अब कल की तैयारी करते हैं। पहले यतिन के पास चलते हैं डीलिंग रूम चेक के लिए, फिर BTST कॉल लेंगे। यतिन, गुड आफ्टरनून, बताइए कौन से दो स्टॉक्स पर नज़र? दो स्टॉक्स, सबसे पहले फार्मा में से बायोकॉन डीलर्स की पसंदगी है, और इन जनरल फार्मा में काफ़ी अच्छा मोमेंटम आपको देखने मिल रहा है। चाहे बायोकॉन हो, ग्रैन्यूल्स हो, फ्रेश लॉन्ग आज के ट्रेडिंग सेशन में जुड़ते हुए नजर पड़े हैं। इनफैक्ट बायोकॉन में ओपन इंटरेस्ट 5% ऊपर है, फ्रेश बाइंग देखने को मिल रही है, और डीलर्स की अगर आप माने तो पोजिशनली यहाँ 25 से 30 रुपये तक की भी कमाई हो सकती है।
तो ये एक स्टॉक है जो सितंबर सीरीज़ के लिहाज से डीलर्स ट्रेड करवा रहे हैं अपने क्लाइंट्स को। और मेटल्स में से NMDC डीलर्स को अभी भी वीक लग रहा है, स्टॉक 2-2.5% नीचे है और ओपन इंटरेस्ट भी 5% बढ़ा है। फ्रेश शॉर्ट्स देखने को मिल रहे हैं, FIs भी बेच रहे हैं। तो कहीं ना कहीं NMDC और मेटल्स में डीलर्स को लगता है कि थोड़ा बहुत प्रेशर आगे जाके भी बन सकता है। ओके, आप बायोकॉन में तेजी कर सकते हैं। ये तेजी तो अपन राइड ही कर रहे हैं शो की शुरुआत से, बार बार चर्चा हुई, वो ट्रेड बढ़िया ग्रिप में और अब डीलर्स भी उस पर BTST करने के मूड में आते हुए, और NMDC वाकई मेटल्स दबाव में, NMDC प्रेशर में, और आज भी डीलर्स इसको लेकर बियरिश। चलिए अब एक काम करा जाए, आज के पार्टिंग ट्रेड्स लिए जाए, BTST हो या STBT हो, इस एक्सपर्ट पैनल के। चंदन, शुरुआत आप करिए। चलिए, क्या ले जाना पसंद करोगे आप? बिल्कुल, देखिए मैं तो मोमेंटम की तरफ फोकस करूंगा, और देखिए मोस्ट ऑफ द कैपिटल मार्केट रिलेटेड कंपनीज में काफ़ी अच्छा मूवमेंट आया है, चाहे वो आप ब्रोकिंग की बात करें, AMC की बात करें, या फिर डिपॉजिटरी और एक्सचेंज की बात करें। और मेरा ऐसा मानना है कि ये पूरा सेक्टर परफॉर्म करता हुआ नजर आएगा, चाहे आप 2 दिन की बात करें या फिर 2 साल की बात करें। तो अगेन कुछ काउंटर्स में डिस्क्लोजर रहेगा। मैं यहाँ पे SDFC AMC पे खरीदारी की सलाह देना चाहता हूँ। मेजर ट्रेंड पॉजिटिव है, 4-5 दिन का कंसोलिडेशन कंप्लीट हुआ है, परफेक्ट बुलिश कैंडल बना है। मेरे हिसाब से दिस इज कॉल्ड ए परफेक्ट मोरूबोजू कैंडल की ओपन लो ऑलमोस्ट सेम है, डेज हाई के आसपास बंद हो रहा है, तो मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा। 4430 के सपोर्ट से खरीदारी की सलाह रहेंगे। 4650 तक के टारगेट आपको SDFC AMC में मिलना चाहिए। HDFC AMC आज सुबह का स्पॉटलाइट वाला शेयर भी था। ये सुबह थोड़ा शुरुआत सॉफ्ट हुई थी, लेकिन दोपहर तक अच्छे गेंस इसमें 1% ऊपर ये स्टॉक। गाबा सर, आप क्या कैरी करेंगे? मैं कैरी करूंगा अपोलो टायर्स। इसका सेटअप सही है, मोमेंटम भी है, ट्रेड करा है 508 के आसपास, टॉप होगा 503 रुपए का, टारगेट होगा 515, तो 1:2 है। बिल्कुल अपोलो टायर्स आपको मिलना चाहिए। 1:2 रिस्क रिवॉर्ड है भाई। अपोलो टायर्स गाबा सर को पसंद आता हुआ। मानस, BTST STBT? तो बिल्कुल BTST के लिए जाएंगे और भारत फोर्ज पे खरीदारी करने की राय रहेगी। स्टॉक लगातार 1550 में सपोर्ट ले रहा है और अब रिकवरी में 20 डे मूविंग एवरेज को रीगेन कर लिया है। तो भारत फोर्ज में खरीदारी करेंगे। 1579 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है और 1660 के टारगेट सेट करने हैं। ओके, तो ये इस समय ट्रेड हो गई मानस की। अब राजेश सतपुते के पास चलते हैं, उनकी ट्रेड बाकी। राजेश जी, आप क्या कैरी कर रहे हैं? अनुज, मैं अल्ट्राटेक को लेके जाऊंगा। मुझे लगता है कि अल्ट्राटेक सीमेंट की अगर बात करें तो बेहतरीन है, इनफैक्ट डेज हाई पे ये चल रहा है। तो 11500 का लेवल थोड़ा सा कीन है, तो 11450 का स्टॉप लॉस मेंटेन करे, लॉन्ग करे। मुझे लगता है इसका कल का टारगेट कम से कम होगा 12000 के आसपास। तो 400-500 पॉइंट का स्विंग अल्ट्राटेक ड्यू दिखता है यहाँ पे, क्योंकि एक बहुत ही क्लीन ब्रेकआउट है। तो इट्स अ बाय इन अल्ट्राटेक। अल्ट्राटेक में खरीदारी करने का कॉल। और अल्ट्राटेक देखिए क्या मूव्स दिखाता हुआ, दिन के हाईस पे समय ट्रेड करता हुआ। दिवीज लैब ऐसे ही आगे धीरे धीरे करके मोमेंटम और पिकअप हो रहा है। 3/4 1% मजबूत दिवीज लेबोरेटरीज का भी इंटरडे चार्ट आपको नजर आएगा। बढ़िया मूव्स बन रहे हैं। घुरांग सर से जान लेते हैं उनके रडार पे क्या। जियोजीत में भी तो कुछ BTST कराते हो क्या आप लोग? आपकी डेस्क कराती होगी या STBT कोई है क्या, या अदरवाइज पोजिशनली कुछ है क्या? नहीं, BTST STBT कराते हैं, लेकिन वो हमारे जो सीमा है उसके बाहर है, तो हम उस पर चर्चा नहीं कर सकते हैं। लेकिन हम बिल्कुल कराते हैं। लेकिन हाँ, विकल्प आपने पूछा तो विकल्प हम बना देते हैं। आपने वित्तीय क्षेत्र के ऊपर कुछ प्रश्न पूछा था। ICICI बैंक 1235 के आसपास मौजूदा स्तर है। ये हमें काफी अच्छा लगता है और बुनियादी दर के आधार पर हम यहाँ पर खरीदारी की राय देंगे। ओके, ICICI बैंक गौरांग सर का प्रेफर्ड आइडिया। अच्छा, एक बात बताओ गौरांग सर, इतनी चर्चा होती रहती है मार्केट्स पे, सब कहते रहते हैं भाई निफ्टी अभी तो और जाएगा और जाएगा, और सारी इश्यूज को इट इज टेकिंग इन इट्स स्ट्राइड। चाहे वो ग्लोबली इश्यूज हों, जैसे आज सुबह थे, गैप डाउन खुले थे, लोगों ने मौका ढूंढा और फिर खरीदारी कर ली। डोमेस्टिकली क्या नहीं हुआ, बड़े बड़े इवेंट्स हमने डाइजेस्ट कर लिए। एक कहते हैं ना, व्हाट कुड डिरेल निफ्टी आपके लिहाज से? 2 चीजों का मुझे डर लगता है आशीष भाई। क्या? एक है जियोपॉलिटिकल सिचुएशन और दूसरी है कोई भी तरह की नेचुरल कैलामिटी और डिजास्टर। ये 2 चीजें हैं जो मुझे थोड़ा बहुत मुझे संकोच होता है कि शायद अगर ऐसी कोई दुर्घटना हो गई तो शायद उसको लेकर के बाजार में
थोड़ी बहुत बिकवाली हावी हो सकती है और नीचे के तरफ के दायरे हो सकते हैं। अन्यथा मुझे नहीं लग रहा है कि ऐसी कोई परिस्थिति खड़ी होगी। और अगर आपने ये प्रश्न पूछ ही लिया है तो मैं थोड़ी बहुत हिम्मत जुटा करके ये भी कहना चाहूंगा कि दिसंबर 2024 मुझे लग रहा है, ये मेरा व्यक्तिगत नजरिया है, 27,000 और 27,500 निफ्टी स्पॉट। अच्छा आशीष, 17 और 18 सितंबर को होने वाली है फेड की बैठक। हाँ। निफ्टी आईटी देखिए एक बार जरा, और अगर आपने निफ्टी आईटी की पिछली रैली मिस कर दी है तो थोड़ा आज आप ले लीजिए। ओके। और अगले 3-4 दिन में हर डिप पर इसको बाय करिए। हाँ। और ये चीज़ मैं आपको लिमिटेड कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ कि 17-18 सितंबर के आसपास निफ्टी आईटी फिर आपको फ्रेश ऑल टाइम हाई दिखाएगा। ये यूएस मार्केट में काफ़ी प्रेशर बिल्ड किया जाता है फेड के ऊपर। आपको याद होगा एक पिछली बार हमने एक व्यू लिया था कि जैक्सन होल में एक पॉजिटिव कमेंट्री आएगी, मार्केट उसको प्राइसिंग करने की कोशिश करेगा। अब ये 2-3 दिन मुझे लग रहा है कि यूएस मार्केट में 2-3 दिन की गिरावट होगी बस, उसके बाद यूएस मार्केट में भी अच्छी रिकवरी आएगी वापस, और वहाँ पर भी मुझे लग रहा है ऑल टाइम हाइज जल्दी आएंगे। और इसके लिए आईटी, आज भी आईटी का जो मूव है वो ख़राब नहीं है, मतलब लो से अच्छी खासी रिकवरी है यहाँ पर। तो इसके लिए 17 और 18 सितंबर को वो फेड की बैठक होनी है, और वो 19 को हम उसको रिएक्ट करेंगे, ऑब्वियसली एक्सपायरी होगी उस दिन। और मेरा ये मानना है कि उस दिन आपको मार्केट में एक अच्छा खासा ऑल टाइम हाई दिखेगा, और जिसको शायद लीड फिर आईटी ही करेगा वापस। चलिए भाई, आईटी खरीदारी करने की चेष्टा करिए। नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक वेडनेसडे रात में फेड मीट का आउटकम आएगा। तब तक ये पॉकेट शायद बहुत अच्छी खासी मजबूती के साथ आपको कामकाज करती हुई नजर आए। एक स्टॉक जो डिस्कस कर लिया जाए वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज। कल 5 सितंबर कल है, कल दरअसल वो बोर्ड मीट आनी है जिसमें बोनस इशुएंस, और बोनस का तो रेशियो भी दे रखा है 1:1 के बोनस इशुएंस पे बोर्ड विचार विमर्श करेगा। उस बैठक से पहले मानस, चार्ट्स पे कैसा स्टैक्ड अप रिलायंस इंडस्ट्रीज? देखिए यहाँ पर कंसोलिडेशन है और कंसोलिडेशन 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर हो रहा है। तो अगर किसी के पास लॉन्ग पोजीशन है तो वहां पर बिल्कुल बने रहिए। स्टॉप लॉस आपको 2985 के नीचे लगाना है। फ्रेश खरीदारी की राय 3050 के ऊपर रहेगी। अगर 3050 का लेवल ब्रीच हुआ तो आपको कम से कम 3150 के टारगेट देखने को मिलेंगे। उसके साथ मैं ये भी मेंशन करना चाहता हूँ कि जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड है वो अभी भी बहुत पॉजिटिव है, और मेरा समझना ये है कि स्टॉक में 3300 रुपए के लेवल्स को टच करने का पोटेंशियल है, जो कि 6 महीने में देखने को मिल सकता है। तो जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है वो बने रहे 29 मिनट के स्टॉप लॉस के साथ। ओके, रिलायंस। मीनवाइल मिड कैप इंडेक्स थोड़ा और अगर आधा घंटे का और टाइम होता तो शायद ग्रीन में ही बंद हो जाता, लेकिन अच्छी खासी रिकवरी के साथ मिड कैप ने ये देखिए। और स्मॉल कैप तो मेरे ख्याल से आज अच्छा खासा ग्रीन में बंद हो रहा है। स्मॉल कैप भी देख लेते हैं एक बार जरा। निफ्टी स्मॉल कैप ठीक है, अच्छा खासा नहीं, लेकिन ग्रीन में तो बंद होने के चांसेस हैं ही यहाँ पर, तो अच्छे मूव्स हैं। अच्छा एक बार भारत फौज देख लेते हैं। भारत फौज लिया क्या किसी ने अब तक? हाँ, किसी ने ट्रेड लिया था, मानस ने। मानस का भारत फौज। मानस का ट्रेड था। मानस BTST था वैसे, बट उसके बाद भी अच्छे मोमेंटम इसमें स्टॉक में विजिबल है। पोजिशनली क्या टारगेट लग रहे हैं यहाँ पर? तो देखिए अगर आपको थोड़ा सा रीड करना है पोजिशनल बेसिस पे तो जो उसका वीकली चार्ट है उसको देखेंगे तो पिछले करीब 7-8 हफ्तों में लगातार 20 वीक मूविंग एवरेज पे स्टॉक सपोर्ट ले रहा है। मेरे ख्याल से इस बार ये 1650 रुपए के ऊपर निकल के 1800 रुपए की तरफ जाने की कोशिश करेगा। तो पोजिशनली आने वाले करीब 3 से 4 वीक के लिए आप यहाँ पर एक पोजीशन बना सकते हैं जहां आपके स्टॉप लॉस 1525 के नीचे रहेंगे और टारगेट 1800 रुपए के रहेंगे। आरबीएल बैंक थम ही नहीं रहा है दिन के लोज की तरफ, 4% कमजोर, और वो ब्रोकरेज का डाउनग्रेड था शायद 260 से 210 का टारगेट घटा के कर दिया था। और देखिए किस तरह से स्टॉक मूव कर रहा है। बैन में आने की तैयारी भी कर रहा है। बैन में आने की भी तैयारी कर रहा है। आज जो प्रोड्यूसर साहब अपडेट दे रहे हैं कि आरबीएल बैंक F&O बैन में आ सकता है। सतवते साहब, कितना बिगड़ गया मामला आज की चार्ट में? आशीष जी थोड़ा तो बिगड़ गया है, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पे शॉर्ट बिल्टअप है, मुझे लगता है इसका कल का पहला टारगेट आएगा 208 का, 208 206। आई थिंक यहाँ तक तो ये कंप्लीटली गिरेगा, क्योंकि यह जिस तरह से ये रिवर्सल है, इंपॉर्टेंट जो सपोर्ट था वही टूटा है आज।
तो और वो विद वॉल्यूम, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं यहाँ पे वीकनेस रहेगी। बाइंग तो फिलहाल अवॉइड करें, मुझे लगता है शॉर्ट है तो होल्ड रखे। स्टॉप लॉस होगा आपका 222 का। हाँ, रिलायंस मूव करना शुरू हुआ है, अपन ने चर्चा करी है, लेकिन ध्यान रखिएगा कोई भी ट्रेड इन्वेस्टमेंट करना और रिलायंस इंडस्ट्रीज पे उस चर्चा पे मत ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। आप एक इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करिएगा, क्योंकि इस चैनल का स्वामित्व प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास ही है। पर कल क्योंकि अपडेट है बड़ा, इसीलिए उस पर हमने थोड़ी सी बातचीत करी थी। GIC का OFS का डे 1 कमजोरी चल रहा है। इस पे गावा साहब जरा चार्ट देखोगे आप, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, वैसे दिन भी खराब था, OFS भी तगड़ा था, तो लदना ही था स्टॉक को। 5-6% कमजोर हो गया, बल्कि डेज लो पे बंद होगा। बिल्कुल गैप डाउन खुला था, थोड़ी कोशिश की ऊपर जाने की GIC ने, लेकिन फिर एक गिरावट आई। इसका मतलब ये कंटिन्यू रहेगा। यहाँ पर ये जो पैटर्न बना है, यहाँ पर थकान का पैटर्न बना है, कहां तक नीचे जाएगा कहना मुश्किल है, लेकिन पॉसिबल है कि 380 से 360 भी पॉसिबल है। तो वीकनेस तो है GIC में, गैप डाउन और कंटिन्यू रहा, तो इसमें अपमूव भी फेल हो गया। ओके। और एक बार दिवीज लैब, क्योंकि वो पहले भी चर्चा करी थी, मेरे को लगता है उस पर बात कर लेनी चाहिए। चंदन, एक बार दिवीज लेबोरेटरीज देखिएगा, मेरे ख्याल से 5100 के आसपास के जोन्स पर इस समय आके खड़ा हुआ है कैश में। हाँ, जाते जाते कुछ मूड में आ रहा है, कैरी करना है, ट्रेड बनता है या छोड़ दिया जाए? देखिए ट्रेड बन रहा है और मेरे हिसाब से यहाँ पे पोजीशन ली जा सकती है। पूरा निफ्टी फार्मा इंडेक्स इस पूरे कैलेंडर ईयर में काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया और वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट काउंटर है। IT, फार्मा, FMCG ने और ऑटो ने अच्छा परफॉर्म किया और डिविसली उसी एक सेफ्टी के नाम पे जाना जाता है। कंटिन्यूसली हायर टॉप्स हायर बॉटम का फॉर्मेशन होल्ड कर रहा है। और अच्छी बात मैं आपको बताऊंगा, पिछले लगभग 105 दिनों से कभी भी इसने 50 डेमा नहीं तोड़ा है। 5 बार 50 डेमा टच करके और ऊपर निकला है। तो सारे सेटअप पॉजिटिव है, खरीदारी की सलाह है। 5 दिन का कंसोलिडेशन कंप्लीट हुआ है। यहाँ पे 5000 के सपोर्ट से 5350 तक के अपसाइड टारगेट आपको 1-2 दिन में मिल सकते हैं। चलिए भाई, इस नोट पर ये कुछ इंटरेस्टिंग स्टॉक पिक्स जाते जाते भी एक्सपर्ट्स की तरफ से बढ़िया रहा आज का सेशन की कल्मिनेशन की तरफ चला जाए बड़ी स्क्रीन पे। उससे पहले आप सबका जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गौरांग सर, मेरे और गाबा सर की तरफ से आपको शुभ संध्या। यस, सभी को शुभ संध्या हमारी तरफ से, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, कैसी रही क्लोजिंग? क्लोजिंग अच्छी है आशीष। क्लोजिंग में कोई मतलब, सुबह अगर ये बोला जाता है कि यहाँ क्लोज होंगे, आप दोनों हाथों से उसको पिक कर लेते। सुबह गिफ्ट निफ्टी 200 पॉइंट डाउन था, ध्यान रखिएगा। उसके सामने हम बंद हो रहे हैं सिर्फ 70 पॉइंट नीचे, और मिड कैप इंडेक्स में तो सिर्फ 50 पॉइंट नीचे। बैंक निफ्टी आधा % नीचे था। निफ्टी IT सुबह 2% नीचे खुला, 1% नीचे बंद हो रहा है। स्मॉल कैप इंडेक्स आ जाएगा आपकी स्क्रीन पर, वो तो एक्चुअली ग्रीन में बंद हो रहा है। और एडवांस डिक्लाइन भी देखिए आपकी स्क्रीन पर, 1125 बढ़ने वाले शेयर, 1300 गिरने वाले शेयर। तो कुल मिला के ठीक ठाक था मामला, कोई खास दिक्कत वाली बात यहाँ पर थी नहीं। चलिए आप सेक्टोरल हीट मैप देखते हैं। जब सुबह हमने ट्रेड की शुरुआत की थी तो पूरा का पूरा स्क्रीन जो है ये रेड में था। 3 सेक्टर्स अच्छे खासे ग्रीन में आके बंद हुए। फार्मा ऑलमोस्ट 1% के साथ, निफ्टी रियल्टी जो सुबह टॉप लूजर्स में था, टॉप गेनर्स में जाकर बंद हुआ 0.7%। और FMCG, इसकी भी बात हुई थी कि आज क्रूड का एक इम्पैक्ट यहाँ पर मिलेगा, आधा %, ये तेज़ी के साथ बंद हुआ। वीकनेस कहाँ पर रही, लेकिन 2-3 चीज़ें थी। एक तो मेटल्स, यहाँ पर वीकनेस थी क्लियरली 1%। आज PSU बैंकों में अच्छी खासी गिरावट थी। PSU बैंक इंडेक्स 1.7% नीचे था, बाकी PSUs भी नीचे थे। CPSE इंडेक्स में आपको विजिबल होगा वो, और बाकी सारे इंडेक्स मोर और लेस फ्लैट थे या थोड़े से नेगेटिव बायस के साथ आपको दिखाई देंगे, खासतौर से निफ्टी IT। अब आ जाइए निफ्टी के हीट मैप पर और देखते हैं, क्योंकि मार्केट नीचे था। पहले रेड वाले स्टॉक्स एड्रेस करते हैं। विप्रो, या तो कमोडिटी स्टॉक्स थे या IT स्टॉक्स थे लार्जली। विप्रो, कोल इंडिया, ONGC, हिंडाल्को, एक बीच में एक्सिस बैंक आ गया, अदरवाइज डॉक्टर रेड्डीज, इन्फोसिस, LTI, माइंट्री, ये सब स्टॉक्स थे जहां पर आज आपको डिक्लाइन देखने को मिली। ICICI बैंक, SBI और एक्सिस बैंकिंग यूनिवर्सिटी, ये स्टॉक्स वीक थे। स्ट्रेंथ कहाँ पर थी? कोटक और HDFC बैंक ने बैंक निफ्टी को संभाला थोड़ा सा। टॉप गेनर एशियन पेंट्स था, करीब 2.5% ऊपर था आज की ट्रेड में। ग्रासिम, लीवर, अल्ट्राटेक सीमेंट, BPCL और रिलायंस, ये कुछ और स्टॉक्स थे जहां पर आपको ग्रीन देखने को मिला। तो कुल मिलाकर लेकिन मैं कहूँगा अच्छी क्लोज आशीष। बढ़िया क्लोज रही भाई, बहुत अच्छा इंट्राडे रिकवरी, बढ़िया शुरुआती डिप से उभरते हुए भारतीय बाजार। एक काम करा जाए, आज सुबह जो स्टॉक्स मेंशन करे थे वोलेटाइल बाजार में, सीधा सौदा में, उनमें से जो चमके हैं उनकी लिस्ट दिखाता हूं स्क्रीन पे।
आज सुबह 7:30 बजे के मुकाबले में नीरज वाजपेयी ने कहा था भाई साहब HPCL और AU स्मॉल फाइनेंस बैंक में आप चाहें तो हरे में या तेजी पे कामकाज कर सकते हैं। ऐसे ही हुआ। फेडरल बैंक, आरती इंडस्ट्रीज, उनका माना था कमजोर रहेंगे और देखिए 2 से 4% का दबाव इन दोनों काउंटर्स पे। मेरे वाले में अच्छा ऑयल इंडिया 6.5%, ये अब तक आउट परफॉर्मर था वीज़ा-वी ONGC, आज लद गया 6.5% का ऑयल इंडिया में दबाव। GIC तो खैर नो ब्रेनर था, OFS खुला है आज। एक्सिकॉम टेली तो मेरे ख्याल से 5% का लोअर सर्किट लग गया होगा क्योंकि रारे एंटरप्राइजेज ने कल माल छोड़ा था। और विप्रो IT का आज वन ऑफ द टॉप लूजर आपकी स्क्रीन पे 3% के आसपास के दबाव के साथ। तो ये सुबह 7:30 बजे मेंशन थे स्टॉक्स और तस्वीर हुबहू वैसे ही देखने को मिली इन सारे काउंटर्स की। इस नोट पर चलिए आज के इस कवरेज को यहीं समेटा जाए। कल सुबह 7 बजे ऑनवर्ड्स आपसे होगी हम सबकी मुलाकात। कल का एक नया दिन होगा। आज की इंटरेस्टिंग सेशन के बाद कल एक फ्रेश रणनीति के साथ लौटेंगे, लेकिन आप लोग कहीं मत जाइए। CNBC आवाज पे न्यूज कवरेज कंटिन्यू करेगा और इनफैक्ट इस छोटे से ब्रेक के उस पार कमोडिटीज पे आपके सारे सवालों के देंगे हम जवाब। नमस्कार।